हाँ जी दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है क्रेजी एक्स करण, गौरी चवन, दत्ता राय मजुमदार, पटेल प्रियांक, नफीसा आलम, ज्ञान गुरुतव, दृष्टि मंडल, वर्मा ऑफिशियल। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। महक नवलखा, अमित चौधरी, निशांत पुरोहित, निक, प्रज्ञा जी, प्रवीण, वायु, रजत। अ वेरी गुड इवनिंग टू होगी। चल रही है जबर पढ़ाई, क्या मैं ऐसे मान के चलूं? वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर माइक गया नहीं, माइक है मेरे साथ। मेरे को भी ऐसा लगा था कि बीच में गया, बट अभी आवाज सही आ रही है। अभी आवाज सही आ रही है। अभी आवाज सही आ रही है। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ाया था, बट अभी ठीक है। अभी ठीक है। थोड़ा सा ही गड़बड़ाया बीच में, अभी ठीक है। अभी ठीक है। और अगर गड़बड़ाएगा तो अपन बदल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। बहुत बढ़िया, आरसीबी जीत गई है। चलिए दोस्तों, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है और हमारा दुआ सलाम अगर हो चुका है, तो क्या सीधा मुद्दे में आए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या आपको प्लानिंग बताई जाए? जिंदगी में आगे बढ़ते हैं बिल्कुल, दीपशिका दुबे जी। ठीक है। सो दोस्तों, कल हमने कमर्शियल लॉ का पोर्शन कर लिया था, सुपर 70 में जितना था। आज जो हम करने वाले, हम शुरुआत करेंगे कॉर्पोरेट लॉ से। इस कॉर्पोरेट लॉ के अंदर मैं आपको पूरा आपके मॉड्यूल का 12.1 और 12.2 यानी कि जो डायरेक्टर वाला पोर्शन है वो आपको करवा के लूंगा। अब मुद्दा ये है कि सर इसके पीछे और भी टॉपिक है। 134, 143 ऑडिटर्स रिपोर्ट, 177 ऑडिट कमेटी, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, केएमपी। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जितने टॉपिक मैंने बोले जो डायरेक्टर के बाद है, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दोनों वीडियो की लिंक डाली है, जो मैंने दिसंबर 2024 पे डिस्कस की थी। सेम क्वेश्चन आंसर इधर भी है, सेम क्वेश्चन आंसर उधर भी है। मैं अभी जब लिंक डाल रहा था और मैंने देखा था शर्ट भी मैंने वही पहनी हुई है, तो आपको फील ही नहीं आएगा कि सर ने आज नहीं पढ़ाया उसको। तो 134, 143, 177 और आपका राइट्स ऑफ शेयर होल्डर और केएमपी, वो आप वहां से देखेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। उसके अलावा जितना भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 है, वो आज करेंगे उसका सुपर 70। डायरेक्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और डायरेक्टर पूरा का पूरा इसी पे करेंगे। ठीक है दोस्तों। एंड जिसको भी नोट्स चाहिए सुपर 70 के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से आप कर सकते हो। और अगर मेरे सारे कम्युनिकेशन क्लियर है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अपने इस सुपर 70 के कॉर्पोरेट लॉ को आरंभ करने से पहले, डू लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 2, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, जिसपे आपको एक सवाल जून 25 के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 पे दिया था 7 मार्क्स का। ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो कहता है प्रोविजन बताएं सेक्शन 8 के बारे से। तो दोस्तों मैं पहले ब्रीफ कर देता हूं आपको, सेक्शन 8 अपने आप याद आ जाएगा। दोस्तों अगर याद हो तो सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल कंपनी है, जिसपे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन अप्लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 बातों के लिए संतुष्ट करता है। पहला कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो चैरिटी का है, प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजन, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, कॉमर्स को प्रमोट करना है। जो भी प्रॉफिट हम इससे कमाएंगे, हम इन्हीं ऑब्जेक्ट में वापस से इस प्रॉफिट को लगाएंगे, और वी इंटेंड टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर ये 3 चीज कोई भी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन सीजी को सेटिस्फाई कर देता है, सीजी उसको लाइसेंस देती है कि आप एज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर हो सकते हैं। फिर यही लाइसेंस को लेके वो पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जाता है आरओसी के पास, और आरओसी इस लाइसेंस के दम पे उस कंपनी को अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पे रजिस्टर करता है। इस कंपनी को नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो जैसे जो राइट्स, ऑब्लिगेशन, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज एक
अदर कंपनी को होती है, अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। वही राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी सेक्शन 8 कंपनी को होती है। पार्टनरशिप फर्म इस सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है। अब सवाल आता है सर ये तो सारी चीजें बेसिक हो गई जो अपन यहां पे लिख लेंगे, इसके भी मार्क्स रहेंगे। फिर बात आती है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक कर सकती है? तो हां, सेंट्रल गवर्नमेंट 3 केस पे इसका लाइसेंस रिवोक कर सकती है। पहला, या तो आपने सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किया, अब आप नॉन प्रॉफिट मेकिंग नहीं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की तरह काम कर रहे हो, गलत तरीके से डिविडेंड दे रहे हो, लाइसेंस रिवोक हो सकता है। आपने उन कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन किया जिस कंडीशन के बेसिस पे आपको लाइसेंस दिया गया। सपोज कंडीशन ये थी कि आप एक अनाथ आश्रम खोले हैं, सीजी ने लाइसेंस आपको इस शर्त पे दी थी कि जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे वो बैंकिंग चैनल से करेंगे, या तो चेक से, या तो डिमांड ड्राफ्ट से, या तो इंटरनेट बैंकिंग चैनल से। डोनेशन भी लेंगे तो पूरा कैश में लेंगे ताकि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहे। आपने कैश ट्रांजैक्शन कर लिया, आपने उस कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन किया जिस कंडीशन में आपको लाइसेंस दिया गया था। यह दूसरी बात हुई। तीसरा, आप कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हो। चौथा, आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो। दिस आर 4 ग्राउंड्स जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने के बाद इनके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। अब क्योंकि लाइसेंस रिवोक हो रहा है, इसके कुछ परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पहला, नाम के पीछे प्राइवेट या लिमिटेड लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, क्योंकि स्टेटस बदलना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका वाइंडिंग अप और अमलगमेशन भी ऑर्डर कर सकती है। ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं दोस्तों, तो इस सेक्शन 8 कंपनी को कुछ एग्जम्पशंस भी होती है। जैसे 21 क्लियर डेज के नोटिस की जगह इन कंपनी को 14 डेज का क्लियर नोटिस लगता है। सेक्शन 149 के अंदर जहां पब्लिक कंपनी को मिनिमम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट को मिनिमम 2 और ओपीसी को मिनिमम 1 डायरेक्टर, ये मिनिमम डायरेक्टर की लीगल रिक्वायरमेंट भी इस सेक्शन 8 कंपनी को नहीं लगती है। तो ये वाले सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आता है ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर। तो जो आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 7 में एक क्वेश्चन पूछता है ना, उस एक क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है सर। फिर आते हैं दोस्तों आगे 1 पर्सन कंपनी के बारे से। तो दोस्तों 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 62 पे याद रखना, इस पे सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है। डायरेक्टर इस पे ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी डायरेक्टर हो सकते हैं। ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। अब 1 पर्सन कंपनी कौन बना सकता है, कौन एलिजिबल है 1 पर्सन कंपनी को बनाने के लिए? ओनली अ नेचुरल पर्सन, आपके और मेरे जैसा, जिसके 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक, एक वो, बराबर है क्या? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन। रेसिडेंट इन इंडिया रहे चाहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखें 1 पर्सन कंपनी का जब आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त आप आरओसी को मेमोरेंडम के अंदर एक व्यक्ति का नाम बताते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी, जो 1 पर्सन कंपनी के डेथ में या इनकैपेसिटी में, सब्सक्राइबर के डेथ में या इनकैपेसिटी में, वो जो अदर पर्सन है, जो नॉमिनी है, वो बनता है मेंबर। और ये भी याद रखें जो नॉमिनी वो भी नेचुरल होना चाहिए, वो भी इंडियन होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया रहे चाहे ना रहे, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स पे ध्यान रखना। अगर कुछ रूल्स की बात करें तो रूल्स की ध्यान रखना। सर वॉइस इशू हो रहा है, क्यों हो रहा है वॉइस इशू? में तो समझ में नहीं आ रहा है। वाई इज दिस कोलावरी डी? क्यों हो रहा है माइक का? चेक 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 दोस्तों, अभी आवाज क्लियर है क्या? चेक, अभी आवाज क्लियर है मेरे प्यारे भाई और बहनों? क्या अभी आवाज क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? क्या अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। क्या अभी आवाज क्लियर है? क्या अभी आवाज क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। क्या अभी आवाज क्लियर है? अभी क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं आपको यह बता रहा था कि 1 पर्सन कंपनी में आपका मेमोरेंडम के अंदर एक अदर पर्सन का नाम रहेगा जो कि नॉमिनी रहेगा, जो सब्सक्राइबर की डेथ पे, बराबर है क्या, जो सब्सक्राइबर की डेथ पे या इनकैपेसिटी पे मेंबर बनेगा। याद रखिए
ये जो नॉमिनी है ये अपनी कंसेंट विथड्रॉ भी कर सकता है। मेंबर चाहे 1% कंपनी का तो इसको चेंज भी कर सकता है। ध्यान रहे, विथड्रॉ करेगा तो भी नॉमिनी चेंज होगा, मेंबर खुद चेंज करेगा तो भी नॉमिनी चेंज होगा। जो भी नया नॉमिनी आएगा उसकी प्रायर रिटर्न कंसेंट के साथ 1% कंपनी को आरओसी को बताना पड़ेगा INC 4 के अंदर। और याद रखें, नॉमिनी में जो भी चेंज हो रहा है, चाहे विथड्रॉल की वजह से चाहे चेंज की वजह से, इस चेंज को चेंज माना नहीं जाएगा मेमोरेंडम का। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताइए सर, कोई भी एक व्यक्ति कितनी ओपीसी में मेंबर या कितनी ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है? मैं मेरी बात करूं, मैं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल ओपीसी के अंदर मेंबर है एग्जाम्पल के तौर पे, क्या मैं किसी दूसरी ओपीसी में भी मेंबर बन सकता हूं? द आंसर इज नो। लेकिन क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेंबर बन सकता हूं? द आंसर इज यस। क्यों? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो ओपीसी नहीं है, तो ये जो 1 की लिमिट है ये सिर्फ ओपीसी के लिए है। तो मैं एक ओपीसी में मेंबर और दूसरी ओपीसी में नॉमिनी बन सकता हूं। ठीक है, यानी कि सर मेरे वाले ओपीसी में मैं मेंबर हूं, मैं किसी और ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता। करेक्ट। क्या सर मैं किसी दूसरी ओपीसी में नॉमिनी बन सकता हूं? हां। तो एक इंडिविजुअल की ओपीसी के संबंध में एक मेंबर की कैपेसिटी रहेगी और एक नॉमिनी की कैपेसिटी रहेगी। करेक्ट है सर। अब मान लीजिए जिसमें मैं नॉमिनी बनाऊं उसका मेंबर मर गया जिसमें मैं नॉमिनी बना था, तो मैं वहां पे भी मेंबर हो गया, अपनी ओपीसी में भी मेंबर हो गया। तो सर आप तो 2 ओपीसी में मेंबर हो गए सर, अभी तो बोले थे 1 से ज्यादा नहीं होगा। अब परिस्थिति ऐसी आ गई तो क्या करेंगे? तो इस पे रूल नंबर 3 बोलता है ओपीसी का, जैसे ही मैंने 2 ओपीसी में मेंबरशिप एक्वायर की, क्योंकि मैं दूसरी ओपीसी में नॉमिनी था, वहां से 180 डेज के अंदर मेरे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है कि मैं कौन सी ओपीसी में कंटिन्यू करना चाहता हूं। कोई भी माइनर ओपीसी का ना तो मेंबर बनेगा, ना तो नॉमिनी बनेगा, ना तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखेगा। ओपीसी कभी भी एज अ सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी, ना तो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट होगी। बहुत अच्छी बात है सर। अब ये वाले को भी ध्यान रखना, ये इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर आपको पूछे जा सकते हैं। क्या बोलता है सर? ध्यान से समझिए। सेक्शन 7 के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन की बात किया है। कहता है भाई देखो, सबसे पहले जो आरओसी आपका रहेगा, सपोज करिए मैं छत्तीसगढ़ पे कंपनी बनाना चाहता हूं, तो छत्तीसगढ़ आरओसी के पास मेरे को ये निम्नलिखित डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। पहला, सबसे पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल जो साइन करेंगे सारे सब्सक्राइबर। प्राइवेट है तो मिनिमम 2 होने चाहिए, पब्लिक है तो मिनिमम 7 होने चाहिए सब्सक्राइबर। ठीक है सर। डिक्लेरेशन देंगे। अब डिक्लेरेशन 4 में से कोई एक व्यक्ति दे चलेगा, या तो एडवोकेट, या तो सीए, या तो सीएस, या तो सीएमए। इन प्रैक्टिस इन चारों में से एक जो आपकी कंपनी को बना रहा है, और जो भी पर्सन का नाम एज अ डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी लिखा हुआ है कंपनी के आर्टिकल में, ये लोग एक डिक्लेरेशन देते हैं कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है हमने सब पूरी की है। एक डिक्लेरेशन जो आएगा सब्सक्राइबर से भी आएगा INC 9 पे। ऊपर वाला डिक्लेरेशन INC 8 में आता है, नीचे वाला INC 9 पे आता है। यह कहता है 3 डिक्लेरेशन दोगे आप लोग। पहला, कोई भी सब्सक्राइबर जो है वो कॉन्विक्टेड नहीं है कभी भी किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट, प्रमोशन, फॉर्मेशन में। मिसफिएसेंस ऑफ फंड में कभी भी आप गिल्टी नहीं पाए, यानी कि पैसे की हेरफेर आपने नहीं किया, गबन नहीं किया। और जितने भी डॉक्यूमेंट हम आपको दे रहे हैं आरओसी, हम जितने भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आरओसी को आपसे कुछ पूछना होगा, जब तक आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती, तो करस्पॉन्डेंस के लिए आप एड्रेस दे दो जब तक आपका परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं आता। सारे पर्टिकुलर सब्सक्राइबर के उनका नाम, उनके गांव का नाम, उनके एड्रेस, उनका सरनेम, उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी नेशनैलिटी, उनका पेन, उनकी ईमेल आईडी, उनके स्पाउस का नाम, मदर का नाम, फादर का नाम एंड सो ऑन। और पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन मेंशन्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर, जिसको आपने फर्स्ट डायरेक्टर बताया कंपनी का, वो और कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हैं, वो और कौन कौन सी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रह चुके हैं या रह रहे हैं, ये सारी चीजें बताओगे। डायरेक्टर की कंसेंट आप अटैच करोगे कि हाँ वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। जब ये सारी चीज आप दोगे तो आरओसी इनको रजिस्टर करके आपको INC 11 देता है, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
ओमकार कह रहा है पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है? बेटा एग्जाम है ना, सीएमए इंटर का आप ही का है ना, भैया भैया तो नहीं देख रहे हैं आपके। आप अगर इस परिस्थिति में पर्टिकुलर्स पूछेंगे तो कैसे चलेगा, बराबर। चलिए एक एक करके आते हैं। सबसे पहले एमओए और एओए देना है, यस सर, एमओए और एओए देना है सर। दूसरा डिक्लेरेशन देना है प्रोफेशनल के द्वारा, हाँ सर। फिर अपने को तीसरा सब्सक्राइबर के द्वारा डिक्लेरेशन है, ठीक है सर। फिर एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस है, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर, पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। ये सारी चीजें जब आप दोगे तब आरओसी आपकी कंपनी को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। ये मैंने कुछ स्टेप डाले हुए हैं एमसीक्यू के लिए, ये आप उसको खुद पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। अब कहता है भाई मान लीजिए आपको अल्टर करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, तो अल्टरेशन के क्या प्रोविजन है दोस्तों, आइए इसको तो मैं आपको जबरदस्त तरीके से अलग से पढ़ाता हूं। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, किधर गया, हाँ जी। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम की, बिल्कुल ध्यान से समझना कितनी चीज आप अल्टर करोगे। मैं एक एक चीज आपको पढ़ा के लेता हूं। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में पहले भी सवाल पूछा हुआ है, अगर आप देख पाएंगे तो जून 17 में 10 मार्क्स का है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में था, हाल पे अभी किसी मेन एग्जामिनेशन में भी था जून 24 में 7 मार्क्स का, ध्यान से समझना। तो कहता है दोस्तों अगर आपको मेमोरेंडम को अल्टरेशन करना है, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहली बात तो आपको समझना है, यहां पे सेक्शन नंबर 13 लगता है। क्या क्या अल्टर होता है सेक्शन 13 में, मैं आपको बताता हूं। एक तो नेम क्लॉज अल्टर होता है दोस्तों, बराबर। दूसरा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज अल्टर होता है, ठीक है सर। तीसरा आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर होता है। सर लाइबिलिटी क्लॉज भी तो अल्टर होता होगा, बिल्कुल लाइबिलिटी क्लॉज भी अल्टर होता है। अब क्या बचा सर, अब एक बचता है कैपिटल क्लॉज। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं जो कैपिटल क्लॉज है ये तो आपका सेक्शन नंबर 61 के अंदर अल्टर होता है, सेक्शन 13 के अंदर इसका अल्टरेशन नहीं होता। मैं यहीं से आपको चीजें बताना शुरू करता हूं कि अगर नाम अल्टर करना है तो क्या करना पड़ता है, फिर मैं आपको प्रोविजन बताऊंगा, ध्यान से समझना। सेक्शन 13 बोलता है अगर आपको नाम अल्टर करना है तो सबसे पहले सेक्शन 13 बोलता है आपको लगेगा एसआर। अगर मैं नेम क्लॉज की बात करूं तो सबसे पहले कहता है एसआर लगेगा। अब एसआर के साथ साथ सेक्शन 13 ये बोलता है कि जब जब आप एसआर पास करोगे आपको MGT 14 पे एसआर की कॉपी किसको देनी पड़ेगी, ROC को देनी पड़ेगी, ठीक है सर। तो सर क्या एसआर पास करके MGT 14 में ROC को दे दूंगा तो मेरा नाम चेंज हो जाएगा, हाँ लगभग लगभग चेंज हो जाएगा। लेकिन सुनिएगा बात को, कहता है सेक्शन नंबर 13 कि अगर आप नाम चेंज कर रहे हो, सपोज मेरा नाम है अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम है, अब मैं इसको अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड कर रहा हूं, सर क्या चेंज आया, बस चेंज ये आया कि यहाँ पे प्राइवेट लिखा है और यहाँ पे प्राइवेट नहीं लिखा है, यानी कि सर आपने अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया है। तो सिर्फ प्राइवेट वर्ड का एडिशन और डिलीशन है, या तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड से मैं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड कर रहा हूं, यानी कि सर एक जगह डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट है, एक जगह एडिशन ऑफ वर्ड प्राइवेट है, बरोबर है क्या। माइक इशू तो नहीं हो रहा यार, मेरे पास तो बकायदा दिखा रही है वॉइस, मेरे पास तो वॉइस बकायदा दिखा रही है। चलिए माइक को यहां पे रख देते हैं, देखते कोई दिक्कत तो नहीं हो रही करके, एक ठीक है मैं यहां पे रख देता हूं, माइक को एकदम करीब रख देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। रोबोटिक वॉइस आ रही है, ब्रेक हो रहा है, पता नहीं यार, सब तो बराबर चल रहा था, अभी क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, आई डोंट नो। सब बराबर है, अभी ठीक है, अभी ठीक है क्या दोस्तों, कम ऑन एवरीबॉडी, अभी ठीक है क्या, अभी ठीक है। एक बार मैं चेक करता हूं, ऑल क्लियर नाउ, एक ही सेकेंड रुकना। क्या इशू आ रहा है यार माइक में, ब्रेक मतलब क्या आवाज टूटती है, क्या होता है, हाँ जी। चलिए बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ये कह रहा था, अभी देखो मैं ना माइक यहीं पे रख दिया हूं, इधर को छेड़ूंगा नहीं, सुनना बात को ध्यान से। मैं आपको ये कह रहा था कि भाई प्राइवेट वर्ड को आप या तो ऐड किए हो, प्राइवेट वर्ड को या तो आप डिलीट कर रहे हो, नाम पे कुछ ऐसा चेंज आ रहा है, बराबर है क्या, ठीक है। तो मुद्दा ये है दोस्तों, प्राइवेट वर्ड को ऐड या डिलीट करने पे आपको
सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेना है, क्योंकि बस इतना ही चेंज है, एक जगह प्राइवेट वर्ड आपने डिलीट किया, एक जगह ऐड किया, सिर्फ इतना ही चेंज है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नाम ऐसे चेंज करते हो, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड से आप अर्जुन छाबड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड करते हो, तो सर आपने ट्यूटोरियल से क्या कर दिया, क्लासेस कर दिया। अब क्योंकि आपने ट्यूटोरियल से क्लासेस कर दिया, नाम चेंज हुआ, तो सीजी का अप्रूवल लगेगा, तो सीजी का अप्रूवल लगेगा। यानी कि सर अब मोटा मोटा हमको चीजें समझ में आ गई है। सबसे पहले नाम चेंज करने के लिए लगेगा एसआर। सीजी का अप्रूवल तभी लगेगा जब आप नाम पे कोई एक्चुअली चेंज कर रहे हो, लेकिन नाम पे अगर चेंज सिर्फ प्राइवेट वर्ड का एडिशन और डिलीशन है तो सीजी की अप्रूवल अपने को लगने वाली नहीं है। तो सर एसआर हुआ, सीजी की अप्रूवल इफ रिक्वायर्ड रहेगी सर, अगर जरूरी है तो। और MGT 14 पे आप आरओसी को एसआर की क्या दोगे, एक कॉपी दोगे। आरओसी आपको इसके बदले न्यू सर्टिफिकेट देगा, नए नाम से, नया सर्टिफिकेट नए नाम से देगा और आपकी कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आती है। अब सर नाम तो बदल गया, अब आरओसी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को अगर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बात को ध्यान से समझना। कहता है देखो रजिस्टर्ड ऑफिस को बदलना है, अगेन आपको क्या लगेगा, एसआर। लेकिन यहां पे जो रजिस्टर्ड ऑफिस आपका चेंज होता है, ये एक स्टेट से अलग स्टेट में चेंज होता है सेक्शन 13 के अंदर। तो कहता है देखो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसको, आरडी को, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करोगे, वो 60 डेज के अंदर आपके एप्लीकेशन का जवाब देगा, या तो हां या तो ना। अब रीजनल डायरेक्टर का एप्लीकेशन जैसी कंपनी के पास आएगा, कंपनी को दोनों आरओसी को बताना पड़ेगा, एक स्टेट जिसको वो छोड़ के आ रही है, एक उस वाले स्टेट को जिसके पास आप जा रहे हो। तो जो नया वाला आरओसी है वो आपको 30 दिन में, जैसे ही आप उसको नोटिस दोगे वहां से 30 दिन में एक सर्टिफिकेट देगा कि हां भाई आप मेरे स्टेट के अंदर आ चुके हो। तो 60, 30 और 30 वाला काम यहां पे चलता है, 60, 30 और 30 वाला, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। तो सर सबसे पहले अपने को क्या पास करना है, एसआर पास करना है। एसआर पास करोगे तो 30 डेज में इस एसआर की कॉपी आप MGT 14 में किसको दोगे, आरओसी को। ये कौन सा आरओसी रहेगा सर, ये एग्जिस्टिंग आरओसी रहेगा सर, ठीक है, जिसको आप दोगे। और सर आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करोगे, वो 60 दिन में जवाब देगा। अगर उसका अप्रूवल आता है, ये अप्रूवल की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आप दोनों आरओसी को दोगे, पुराने वाले को भी नए वाले को भी। नया वाला आरओसी आपको 30 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट देगा, जिसका मतलब ये रहेगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो चुका है। बहुत अच्छी बात है सर, रजिस्टर्ड ऑफिस भी चेंज हो गया सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करता है ऑब्जेक्ट क्लॉज की। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, इसमें दो पहलू है, बात को ध्यान से समझना। मानिए दोस्तों आपकी एक कंपनी है जो CCTV कैमरा मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, और सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने मार्केट से 1 करोड़ रुपए उठाए हुए। फिर आपको धीरे से पता चलता है कि यार सीसीटीवी वाला धंधा तो बड़ा मंदा होते जा रहा है, चाइना की एक कंपनी है वो पूरा का पूरा एकदम कम दाम पे मार्केट में डंप करके चले जा रही है सीसीटीवी कैमरा। तो अब हमने इस 1 करोड़ में सिर्फ अभी 10 लाख रुपए लगाए थे सीसीटीवी कैमरा में, अब हमको इस पैसे को कहीं और लगाना है। जो बचा हुआ 90 लाख है, इसको हम सोच रहे हैं कि हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर इसको लगा देते हैं, मोबाइल ऐप डेवलप करेंगे इससे। सवाल यह है, आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर बताया कुछ और, लेकिन आप यहां पे कर कुछ और रहे हैं। प्रोस्पेक्टस में तो आपने सीसीटीवी बताया, लेकिन यहां पे तो आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। तो कहता है देखो, अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के माध्यम से पैसे उठाए हुए हैं और अब इस पैसे को कहीं और लगाना चाह रहे हो जो अनयूटिलाइज मनी है, तो कहता है आपको एसआर तो पास करना पड़ेगा। MGT 14 में एक कॉपी एसआर की आरओसी को तो देना पड़ेगा, साथ साथ में इस एसआर का स्पेशल रेजोल्यूशन का पब्लिकेशन कराना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, इसकी डिटेल बतानी पड़ेगी न्यूज़पेपर में। कौन से न्यूज़पेपर में, वर्नाकुलर लैंग्वेज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश न्यूज़पेपर में,
जहां पे आप जस्टिफिकेशन दोगे कि नाम आप क्यों चेंज कर रहे हो, सॉरी काम आप क्यों चेंज कर रहे हो, बताना पड़ेगा कि सीसीटीवी कैमरे में अब दम नहीं रहा। और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर रहेंगे, जो बेचारे नाराज हैं, जिनको आपके मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में पैसे नहीं लगाने हैं, उनको आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दोगे, यानी कि उनका पैसा वापस करोगे और उनको घर भेजोगे। ठीक है सर, ये भी समझा। अब सर मान लीजिए हमारी कंपनी ने कोई भी पैसे उठाए नहीं है, तो अनयूटिलाइज तो है ही नहीं सर। जब अनयूटिलाइज नहीं है, एसआर पास करो, एक कॉपी आरओसी को दो, आरओसी उसको रजिस्टर करके आपको एक सर्टिफिकेट देगा। तो जैसे ही आरओसी आपको सर्टिफिकेट देगा, आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब आती है सर लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज क्या कहता है सर? कुछ भी नहीं भाई, एसआर पास करो, लिमिटेड बाय गारंटी हो गई, शायद लिमिटेड बाय शेयर करना होगा, अनलिमिटेड करना होगा। एसआर पास करोगे, एक कॉपी आरओसी को दोगे और आपका लायबिलिटी क्लॉज चेंज हो जाएगा। एसोसिएशन क्लॉज में कोई चेंज आ नहीं सकता। आपके 1% कंपनी के नॉमिनी क्लॉज में जो चेंज आता है हम उसको चेंज मानते नहीं है, तो हो गया खत्म। तो आइए एक एक करके, सबसे पहले कुछ भी चेंज करना है, क्या लगेगा? एसआर लगेगा। नाम चेंज करना है तो एसआर तो लगेगा और सीजी की अप्रूवल भी लगती है राइटिंग में, लेकिन ये राइटिंग में अप्रूवल नहीं लगेगी अगर एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड बस क्या है? प्राइवेट। ठीक है सर, जैसे ही आपका नाम चेंज होगा, आपको नए नाम से आरओसी सर्टिफिकेट देगा और उस दिन से माना जाएगा आपका नाम चेंज हो गया। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपको चेंज करना है तो रजिस्टर्ड ऑफिस तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं लेते। रीजनल डायरेक्टर आपको अप्रूवल देगा 60 डेज के अंदर। जैसे ही रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल आएगी, आप 30 दिन में सबको बताओगे, नया वाला आरओसी आपको सर्टिफिकेट देगा। ठीक है सर, समझ में आया। फ्रेश सर्टिफिकेट मिलेगा सर। ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर चेंज करना है तो भाई चेंज में मैंने बताया अनयूटिलाइज रहेगा तो रिजोल्यूशन को छपवाना भी पड़ेगा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी। अनयूटिलाइज नहीं है, एसआर पास करो, एमजीटी 14 में आरओसी के कॉपी दो, आरओसी आपको सर्टिफिकेट देगा, आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज हो चुका है चेंज। ठीक है सर, 10th वाला पॉइंट बस इतना कहता है, कोई भी चेंज, कोई भी अल्टरेशन तब तक अल्टरेशन माना नहीं जाएगा जब तक आरओसी के पास आपने उसको रजिस्टर नहीं करा लिया और आरओसी ने आपको उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं दे दिया। तो जब तक रजिस्टर होके सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता अल्टरेशन का, तब तक कोई भी अल्टरेशन माना नहीं जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया। मैं चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 में स्वेट इक्विटी शेयर के बारे से बात करते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 2 क्लॉज 88 में समझे कि स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है। दोस्तों, कंपनी अपने डायरेक्टर को और एम्प्लॉय को, आई रिपीट, कंपनी अपने डायरेक्टर को और अपने एम्प्लॉय को, दो ही को ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। सेक्शन 2 क्लॉज 88 में यही डेफिनेशन है कि स्वेट इक्विटी शेयर एक ऐसा इक्विटी शेयर है जो कंपनी अपने डायरेक्टर को और एम्प्लॉय को इशू करती है क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए कुछ किया है, या तो कोई वैल्यू एडिशन दिलाई है, या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिलाई है, या तो किसी भी नाम से कोई भी वैल्यू एडिशन मिला है, इसके लिए देते हैं। सर एग्जांपल, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, उसके एक डायरेक्टर ने या एम्प्लॉय ने एक ऐसा टूल डेवलप किया है कि वो किसी भी YouTube चैनल को एनालाइज करके बता देता है कि इस YouTube चैनल के अंदर क्या क्या कमी है, इस YouTube चैनल को ग्रो करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। आज तक ऐसा टूल किसी ने बनाया नहीं था। अब ये टूल इतना बढ़िया हुआ जो एम्प्लॉय ने या डायरेक्टर ने बनाया, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत फायदा हुआ, तो उसने अपना सॉफ्टवेयर, अपना खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी को दे दिया। तो कंपनी उसको मोटिवेटेड रखने के लिए अपनी तरफ से उसको या तो डिस्काउंट में इक्विटी शेयर दे रही है, या तो सिर्फ सॉफ्टवेयर लिया, बिना कोई पैसे लिए सॉफ्टवेयर के बदले उसको इक्विटी शेयर दे रहे हैं। ये खून पसीने की कमाई वाले इक्विटी शेयर को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, जो डायरेक्टर और एम्प्लॉय को ही इशू हो सकता है। अब सवाल आता है कौन से डायरेक्टर और कौन से एम्प्लॉय को। परमानेंट होना चाहिए आपका एम्प्लॉय, चाहे इंडिया में काम कर रहा हो चाहे इंडिया के बाहर, चाहे आपकी सब्सिडरी कंपनी का हो चाहे होल्डिंग कंपनी का हो। डायरेक्टर भी चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, चाहे सब्सिडरी का हो चाहे होल्डिंग का हो, चलेगा, बट डायरेक्टर और एम्प्लॉय ही होना चाहिए। अब अगर सर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, लीगल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर में आपको 4 बातें बतानी पड़ेगी। कितने शेयर आप इशू कर रहे हो, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कितने में कंसीडरेशन ले रहे हो तो कितना ले रहे हो, इफ एनी लिखा है, और कौन से डायरेक्टर और कौन से एम्प्लॉय को आप इशू कर रहे हो।
अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशन भी लगेगा, अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो सेक्शन नंबर 54 जो अपन पढ़ रहे हैं इससे काम बन जाएगा। ठीक है सर। टाइम लिमिट क्या रहेगी? जैसे ही आप एसआर पास करोगे वहां से 12 महीने के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर अलॉट हो जाना चाहिए। 3 साल का लॉक इन रहेगा, याद रखना है 3 साल स्टैंडर्ड है, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। लॉक इन पीरियड विल बी 3 साल, यानी कि ये एम्प्लॉय और ये डायरेक्टर 3 साल तक, जब से अलॉट हुआ वहां से 3 साल तक के लिए इस स्वेट इक्विटी शेयर को नहीं बेच पाएंगे। सर एक कंपनी कितना स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में? तो एक फाइनेंशियल ईयर में 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ दोनों में से जो भी ज्यादा है, ये एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। लाइफ टाइम की जो लिमिट है वो है 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन ध्यान रखें जो लाइफ टाइम वाली लिमिट है अदर देन स्टार्टअप के लिए 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल की है, लेकिन स्टार्टअप के लिए ये 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल है, इक्विटी पेड अप कैपिटल अप टू 10 साल के लिए। ठीक है सर, यहां तक समझा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करेंगे कि उन्होंने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया है। SH3 के अंदर इसका रजिस्टर बनेगा, रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे अदर प्लेस में। जो भी एंट्री इसके अंदर होगी कंपनी सेक्रेटरी इसको ऑथेंटिकेट करेगा। और लास्ट में कहता है सेक्शन 54(2) में जो भी राइट्स, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, प्रोविजन इक्विटी शेयर को लगता है मुतातिस मुतंडिस लगेगा स्वेट इक्विटी शेयर को, यानी कि एज इट इज। ठीक है सर। अब मैं बोनस में चलता हूं दोस्तों। बोनस सबसे इजी है, सेक्शन 63 के अंदर आता है। बोनस कभी भी किसी कंपनी को अगर इशू करना है तो आर्टिकल में अथॉरिटी होनी चाहिए। आर्टिकल में अथॉरिटी नहीं, पहले आर्टिकल को अल्टर करो, उसमें अथॉरिटी डालो। बोर्ड रिकमेंड करेगा और मेंबर जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके इसको अप्रूव करेंगे। तो देखो बोर्ड रिकमेंड करेंगे, एक बार बोर्ड ने रिकमेंड किया, बोर्ड अपने डिसीजन को विथड्रॉ नहीं कर सकते, रिकमेंड किया तो देना पड़ेगा। जनरल मीटिंग में ओआर पास करके मेंबर अप्रूव करेंगे। बोनस शेयर आप 3 सोर्स से दे सकते हो, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फुल्ली पेड बोनस शेयर देते हो। तो या तो फ्री रिजर्व से, या तो एसपीएस से, या तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से। ये एमसीक्यू में भी आएगा। एमसीक्यू में ये नहीं पूछता है बताओ इसमें से कहां से बोनस इशू होगा, बोलता है बताओ इसमें से कौन से सोर्स को आप बोनस के लिए यूज नहीं कर सकते। और ये वाला पॉइंट देगा अगर आपने कोई रिजर्व क्रिएट किया है बाय रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, आप उसको यूज नहीं कर सकते बोनस के लिए। आज आपने 50 लाख की लैंड खरीदी, वो लैंड की कीमत 2 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपए की हो गई है, बरोबर है क्या? तो ये जो 50 लाख से 1.5 करोड़ ही 1 करोड़ आपके पास आया थोड़ी है, ये तो आपका असेट रीवैल्यू हुआ है, आपके पास थोड़ी 1 करोड़ आया है। तो ऐसा रिजर्व जो आपने रीवैल्यूएशन ऑफ असेट करके क्रिएट किया है उससे आप बोनस नहीं दे सकते। नो डिफॉल्ट इन डेट। अगर आपका कोई लोन चल रहा है, डिपॉजिट चल रहा है, उसका रीपेमेंट आपने नहीं किया, उसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, पहले उनका पैसा दो फिर बोनस देना। इतना ही पैसा है तो पहले उनको वापस करो ना। स्टैट्यूटरी ड्यूज यानी कि ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजों में जहां पे एम्प्लॉयज का स्टैट्यूटरी ड्यूज बचा हुआ है, आप तब तक बोनस इशू नहीं कर सकते जब तक ये ड्यू क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है सर। एग्जिस्टिंग मेंबर को ही आप दोगे और किसी को नहीं दोगे। बोनस शेयर्स फुल्ली पेड होंगे, लेकिन ध्यान रखना बोनस शेयर जो फुल्ली पेड आप इशू करोगे तब करोगे जब जितने भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर हैं वो सब के सब फुल्ली पेड है, तो ही आप बोनस दे पाओगे। लास्ट कहता है आप बोनस दोगे बोल के डिविडेंड नहीं दे सकते। डिविडेंड अपनी जगह है, बोनस शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर क्यों? डिविडेंड अपनी जगह है। बोनस डिक्लेयर कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, बोनस अपनी जगह है। आप डिविडेंड की जगह बोनस दे दो और बोलो डिविडेंड भूल जाओ, ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है सर। मैं फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करूं दोस्तों, ये बड़ा इजी पॉइंट है, बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। सेक्शन 62 के अंदर कवर होता है। कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, क्योंकि देखो लिमिटेड बाय गारंटी अगर है और विदाउट शेयर कैपिटल है, वो कभी भी फर्दर शेयर कैपिटल तो ला नहीं पाएगी। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, वो फर्दर शेयर इशू कर रही है, तो सेक्शन 62 बोलता है वो फर्दर शेयर्स आपको कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही इशू करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको बताऊं कि फर्दर शेयर्स कैपिटल की अगर बात करूं, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को आपको इशू करना पड़ेगा,
कि भाई पहले आप इनको ऑफर करोगे, मान लो आप इनको नहीं देना चाहते हो, आप कंपनी के एम्प्लॉय को देना चाहते हो अंडर ईसोज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, या हो सकता है आप ना तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को देना चाहते हो ना तो एम्प्लॉय को देना चाहते हो, आप अदर पर्सन को देना चाहते हो। अब अदर कौन बचा भैया, सीधी सी बात है आउटसाइडर। तो कहता है देखो इनको देना है तो कोई एसआर की जरूरत नहीं है, बट अगर आप इंप्लॉइज को देना चाहते हो तो आपको पहले जनरल मीटिंग में एसआर पास करके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। अदर पर्सन को देना चाहते हो, यहां पे भी जनरल मीटिंग में एसआर पास करके आपको पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दे सकते हो। और सर इनके लिए कोई रिजोल्यूशन, अब इनको ही दोगे तो क्या इनसे ही एसआर करके पूछोगे क्या? तो ये तीन को आप दे सकते हो। अगर आप ध्यान देंगे तो कहता है देखो सबसे पहले आपको फर्दर इशू शेयर कैपिटल जो है उन पर्सन को देना पड़ेगा जो इक्विटी शेयर होल्डर है कंपनी के। कैसे करोगे, आप उनको लेटर ऑफ ऑफर भेजोगे। लेटर ऑफ ऑफर यानी कि आप हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैं, क्या आप और शेयर लेना चाहेंगे, हमको पैसे की जरूरत है। ये लेटर ऑफ ऑफर एक नोटिस के माध्यम से आप भेजोगे जिसमें उनके पास मिनिमम 15 दिन मैक्सिमम 30 दिन का टाइम रहेगा हां या ना बोलने के लिए। अगर निर्धारित समय में उनने कुछ भी नहीं बोला, मान के चलना कि उन्होंने आपके ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है। नेक्स्ट में आते हैं, कहता है देखो आपने उनको ऑफर किया, अगर उनको नहीं लेना है तो क्या वो किसी और को रिनाउंस कर सकते? रिनाउंस का मतलब मान लीजिए मयंक शुक्ला मेरी कंपनी का एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, ये कहता है भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरी एक दोस्त है दीपशिका दुबे, उसको मैं इस ऑफर को ट्रांसफर कर दूं, रिनाउंस कर दूं, ये आप कर सकते हो अगर कंपनी के आर्टिकल में इसके लिए प्रोहिबिशन नहीं है। अब जो भी 15 से 30 दिन, मिनिमम 15 मैक्सिमम 30 दिन का आपके पास टाइम है, आपने ना हां बोला ना तो ना बोला, डीम्ड डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या कहता है, या तो आपने पहले ही मना कर दिया, हम 30 दिन तक रुके ही नहीं, पहले ही आपका अर्लियर इंटीमेशन आ गया, या तो आपने रिप्लाई ही नहीं किया। तो अगर आपने रिप्लाई नहीं किया, अर्लियर इंटीमेशन आ गया कि आप नहीं लेना चाहते हो, तो जितने भी शेयर बच रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अपने हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर देंगे, या तो कैंसिल कर देंगे या तो किसी और को दे देंगे। ठीक है, इंप्लॉय को देना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन को देना है तो भी एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना जब आप थर्ड पर्सन को देंगे तो जिस प्राइस में आप थर्ड पर्सन को ये राइट इश्यू वाले शेयर दे रहे, राइट इश्यू यानी कि फर्दर शेयर दे रहे हैं, इसकी प्राइस डिटरमाइन करेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और आप थर्ड पर्सन को या तो फॉर कैश भी दे सकते हो और फॉर अदर देन कैश भी दे सकते हो सकता है आपका कोई रॉ मटेरियल सप्लायर है, आप उसको पैसे नहीं पे कर पा रहे हो, तो उसके बदले आपने शेयर्स दे दिया तो भी चलेगा। और ध्यान रखना ये जो आप लेटर ऑफ ऑफर भेजोगे ना, कम से कम 3 दिन पहले भेजना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा था ना मिनिमम 15 मैक्सिमम 30 दिन के लिए, तो ये जो लेटर ऑफ ऑफर आप भेजोगे ये कैसे भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से, सारे के सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कम से कम 3 दिन पहले भेजोगे, ऑफर ओपन होने के पहले। बायबैक वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई और बहनों, बराबर है क्या? बायबैक की अगर बात करूं तो जब कंपनी अपने खुद के सिक्योरिटीज को बायबैक करती है उसको बोलते हैं हम बायबैक। सेक्शन नंबर यहां पे लगता है दोस्तों 68, बरोबर है क्या? सेक्शन 68 इसके अंदर लगता है। बायबैक करने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण होता है हॉस्टाइल टेकओवर से बचना, दूसरा कारण होता है एडिशनल एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना, सरप्लस रिटर्न करना, और जब कंपनी के शेयर थिनली ट्रेडेड होते हैं ना तो कंपनी के शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस देने का काम करता है बायबैक। अब बायबैक कहां कहां से कर सकते हो? बायबैक आपको समझ में आ गया होगा, अपने शेयर वापस खरीदना। कहता है देखो एक तो फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या तो प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इश्यू ऑफ शेयर, प्रेफरेंस आपने पहले इशू किया था उसकी प्रोसीड इस्तेमाल करके इक्विटी बायबैक कर लो, आपने इक्विटी पहले इशू किया था उससे प्रेफरेंस बायबैक कर लो। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, पहले इक्विटी इशू किया था वही इक्विटी के प्रोसीड से कुछ इक्विटी को बायबैक कर ले? नहीं, ऐसा नहीं होगा। साफ लिखता है फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और इशू प्रोसीड, लेकिन इशू प्रोसीड कौन सी नहीं होगी? अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स। इक्विटी का बायबैक इक्विटी के ही प्रोसीड से करोगे नहीं चलेगा। बायबैक के लिए क्या लगेगा? आर्टिकल पे अथॉरिटी लगेगी। अगर 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल, मार्क माय वर्ड्स,
10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल, इक्विटी इक्विटी इक्विटी, 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड एसपीए, इतना बायबैक कर रहे हो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। आप 10% से ज्यादा करना चाह रहे हो लेकिन अप टू 25% ऑफ द पेड अप, यहां पे इक्विटी नहीं है, यहां पे पेड अप लिखा है प्लस फ्री रिजर्व है, तो एसआर लगेगा, ध्यान रखिएगा। सर ये तो चलो बोर्ड रिजोल्यूशन और एसआर हो गया, मुझे एक बात बताइए सर, मैंने एसआर भी पास किया हो या बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया होगा, एज द केस में भी मेरे को 10% या 25% के ब्रैकेट में कहीं पे भी जाना है, मैं एक फाइनेंशियल ईयर में कितना इक्विटी का बायबैक कर सकता हूं, क्योंकि ये तो मैक्सिमम लिमिट हो गई 25% की, इस 25% में भी मैं इक्विटी का बायबैक कितना कर सकता हूं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो कहता है 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल, एक फाइनेंशियल ईयर में इस 25% में भी 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। फुल्ली पेड होना चाहिए शेयर, उसी को बायबैक करोगे। मिनिमम 15 मैक्सिमम 30 दिन का बायबैक ऑफर रहेगा। सारे मेंबर अगर एग्री करते हैं तो आप 15 दिन से कम का भी ऑफर दे सकते हो। ठीक है सर। सर अगर मान लीजिए एसआर पास हो रहा है तो एसआर में हम क्या क्या डिटेल बताएंगे, जरूरत क्या थी बायबैक की, कितने समय में बायबैक कंप्लीट हो जाएगा, कौन सी सिक्योरिटी को आप बायबैक कर रहे हो और कितना अमाउंट इस पे इन्वेस्ट होगा। सर किससे बायबैक कर सकते हैं, कंपनी के एग्जिस्टिंग होल्डर से बायबैक कर लो, ओपन मार्केट यानी कि अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक कर लो, आपने अपने एम्प्लॉइज को ईसोज या स्वेट इक्विटी शेयर दिया था उसको बायबैक कर लो। ध्यान रहे जैसे ही कंपनी एसआर पास करेगी, एसआर पास करने के बाद लेकिन बायबैक करने के पहले एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी SH9 के अंदर आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा, लिस्टेड हो तो सेबी के पास भी फाइल करना पड़ेगा, जिसमें कंपनी के 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, ये इस बात का डिक्लेरेशन देंगे कि हमने कंपनी के सारे अफेयर्स को स्क्रूटनी किया है और कंपनी आने वाले साल भर तक इंसॉल्वेंट होने वाली नहीं है, बहुत पैसा है कंपनी के पास, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है सर। बायबैक के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। अब कुछ शर्तें हैं बायबैक के बाद जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, जैसे ही आपने बायबैक किया, बायबैक से 7 दिन के अंदर आपको डिस्ट्रॉय कर देना है शेयर्स को। अगर आपने फिजिकल बायबैक किया होगा तो ही आता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिकली में तो आप ऐसे ही डिलीट मार सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपने बायबैक किया भी इक्विटी का, बराबर है क्या, तो ये सेकेंड वाला पॉइंट क्या कहता है पता है क्या, आपने इक्विटी का बायबैक किया, अगर आपने अभी इक्विटी का बायबैक किया है, आप कमिंग 6 मंथ में, आने वाले 6 महीने में आपने अभी इक्विटी का बायबैक किया, कमिंग 6 मंथ में आप सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी को इशू नहीं कर सकते हो। अरे भाई साहब, जब तुमको बायबैक करना था कर लिया, सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी वापस से इशू कर रहे हो। लेकिन हां, बोनस इशू, कन्वर्जन ऑफ वारंट, स्टॉक ऑप्शन स्कीम, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी में, ये चलेगा। आप सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी को वापस से इशू नहीं कर सकते। बायबैक किया है, वहां से 6 महीने सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू नहीं होगी। एक तो ये बात हो गई। आप बायबैक का ऑफर कितने समय तक नहीं कर सकते, प्रीवियस बायबैक ऑफर आपका कंप्लीट हुआ, क्लोज हुआ, वहां से अगले साल भर तक आप बायबैक ऑफर और नहीं कर सकते। सर बायबैक कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए, आपके बीआर और एसआर से 1 साल पे। यानी कि सर 1 साल वाली जो बात है वो 2 जगह लगती है। पहला कि बायबैक कंप्लीट कब होगा, बीआर और एसआर से साल भर में, कंप्लीट होने से यानी कि पिछला बायबैक क्लोज होने से अगले 1 साल तक आप बायबैक का फ्रेश ऑफर नहीं दोगे। बायबैक जब आपने कंप्लीट किया, जो भी सिक्योरिटी का आने वाले 6 महीने तक सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू नहीं कर रहे। इक्विटी बायबैक किया, प्रेफरेंस इशू कर दो, प्रेफरेंस बायबैक किया, इक्विटी इशू कर दो। लेकिन इक्विटी बायबैक किया और इक्विटी ही इशू कर रहे हो अगले 6 महीने में, वो नहीं चलेगा। और 7 दिन में आपको फिजिकली क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ हो दोस्तों? बिल्कुल। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है SH10 पे, बरोबर है। इसमें आप बताओगे कितने में आपने बायबैक किया, कब कैंसिल किया, क्या हुआ। एक रिटर्न फाइल करोगे SH11 में, किसको, ROC को, जिसमें आप बताओगे कि हमने कौन कौन से सिक्योरिटी को कितने कितने में बायबैक किया। देन पेनल प्रोविजन है। ठीक है सर। मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं दोस्तों। सेक्शन 70 हमारे पास आता है जो कहता है बायबैक आप कब नहीं कर सकते, बरोबर है क्या। बायबैक
बायबैक आप कब नहीं कर सकते? वंदना जी कह रही सर एक डेट के साथ एग्जाम्पल के साथ समझा दीजिए। बेटा रेगुलर क्लास थोड़ी है बेटा, 4 दिन बाद एग्जाम है, उसमें कितना समझ के लोगे? ठीक है, आइए जीवन में आगे बढ़ते हैं। यहां पे अपने को कहता है दोस्तों 70 के अंदर प्रोहिबिशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, 3 तरीके का आपको बायबैक मना किया, मतलब 3 कारणों की वजह से प्रोहिबिशन है बायबैक में। एक नॉन पेमेंट, एक नॉन कंप्लायंस, एक नॉन पेमेंट और एक नॉन कंप्लायंस। सर नॉन पेमेंट का मतलब क्या है? फॉर्मूला याद रखना, DDPL। सर DDPL का मतलब क्या है? ये है डिपॉजिट, ये है डिविडेंड, ये है डिबेंचर, ये है प्रेफरेंस शेयर और ये है लोन। तो सर ये जो आपने बोला डिपॉजिट, डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट है या तो उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट है। डिबेंचर के रिडम्पशन में डिफॉल्ट है या तो उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट है। डिविडेंड के पेमेंट में डिफॉल्ट है। तो याद रखना, डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट, डिबेंचर के रिडम्पशन में डिफॉल्ट, डिविडेंड के पेमेंट में डिफॉल्ट। डिपॉजिट, रीपेमेंट, डिबेंचर, रिडम्पशन, डिविडेंड, पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स के भी रिडम्पशन में अगर आपने डिफॉल्ट किया है या आपने लोन लिया था, लोन के रीपेमेंट में या इंटरेस्ट के पेमेंट में आपने डिफॉल्ट किया है, ये डिफॉल्ट जब तक है तब तक आप बायबैक नहीं कर पाओगे। हां, आपने बायबैक सुधार लिया, यानी कि आपने ये डिफॉल्ट सुधार लिया, अब 3 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद आप बायबैक कर सकते हो। तो DDPL का अगर डिफॉल्ट है, सुधारो, 3 साल का कूलिंग पीरियड, उसके बाद बायबैक होगा। अब ये तो हो गया था नॉन पेमेंट की वजह से आप बायबैक नहीं कर सकते। अब आता है नॉन कंप्लायंस की वजह से आप बायबैक नहीं कर पाओगे। आपने 92 पे एनुअल रिटर्न की एक कॉपी आरओसी को नहीं दी, आपने डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 123 का नॉन कंप्लायंस किया, आपने 127 का नॉन कंप्लायंस किया, आपने 129 का नॉन कंप्लायंस किया। एग्जांपल देता हूं, 92 में आपको एनुअल रिटर्न 60 दिन में आरओसी को देना होता है। 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करता है कि कौन से सोर्स से आप डिविडेंड दे सकते हो। 127 बोलता है डिविडेंड डिक्लेयर करे हो, 30 दिन के अंदर आपको डिविडेंड देना है। नहीं दिया तो 127 में 2 साल की जेल होती है डिफॉल्टिंग डायरेक्टर को। और 129 आपको बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी को बनाना कैसे है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना है, कौन से स्केड्यूल के हिसाब से बनेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा, इसका इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, एंड सो ऑन। तो 92, 123, 127 और 129 का अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया है तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर। फिर अदर प्रोहिबिशन की बात आती है। अदर क्या? कंपनी अपनी सब्सिडरी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती। तो 3 हो गया, एक DDPL, फिर 92, 123, 127, 129 सब्सिडरी के थ्रू नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं होगा। 3 याद रखना। पहले भी इसके ऊपर शायद सवाल पूछा है, देखो दिसंबर 17 में 16 मार्क्स का, जून 23 में 5 मार्क्स का, आगे भी इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब कहता है बताइए कौन कौन सी डिफरेंट कंडीशन आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी जब आपको सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करना है। तो दोस्तों सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब बड़ा क्लियर है, आप उधार पे पैसे ले रहे हो, उसके बदले आप सिक्योरिटी दे रहे हो। इसके अंदर 2 सेक्शन लगेंगे, एक सेक्शन 71, एक साथ में लगेगा रूल नंबर 18 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। क्या कहता है? बोले देखो आमतौर पर सिक्योर्ड डिबेंचर तो 10 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ब्रिज बना रहे हो, डैम बना रहे हो, ये वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी को फाइनेंस करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सरल शब्दों में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और वो कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों को फाइनेंस करती है, इन प्रकार की कंपनियों के लिए आप 30 साल के लिए सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकते हो। यह एमसीक्यू में भी आपको पूछा जा सकता है। तो पहले तो याद रखना आमतौर पर 10 साल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसकी फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है तो 30 साल है। ठीक है सर। अब कहता है क्या करना पड़ेगा? कहता है देखो भाई सिक्योर्ड है, तो सिक्योर्ड है तो अपनी प्रॉपर्टी और असेट में आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, उतने अमाउंट का चार्ज क्रिएट करना जिससे डिबेंचर और उसका इंटरेस्ट पूर पाए। सपोज करिए 100 करोड़ रुपए ने 100 करोड़ का आपने डिबेंचर उठाया 12% के हिसाब से 3 साल के लिए। अब मैं 3 साल का 12% करूं, यानी कि 12 करोड़ रुपए, यानी कि
35 करोड़ रुपए का चार्ज क्रिएट होना चाहिए, जिसमें प्रिंसिपल भी कवर हो जाए और इंटरेस्ट भी कवर हो जाए। कंपनी को एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्टी अपॉइंट कब करना है? प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना है, और एक बार आपका प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, प्रोस्पेक्टस इशू करके आपने पैसे उठा लिए, आपका अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर हो चुका है, डिबेंचर के अलॉटमेंट से 60 दिन के अंदर आपको एक डिबेंचर डीड एग्जीक्यूट करनी, जिसमें आप डिबेंचर ट्रस्टी का नाम बताओगे, उसकी कंसेंट बताओगे। तो सर टाइम लिमिट की अगर बात करें, प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले ट्रस्टी अपॉइंट करना है, प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर हो गया, वहां से 60 दिन के अंदर आपको एक डीड एग्जीक्यूट करनी है, जिस पे डिबेंचर ट्रस्टी का नाम, उसकी कंसेंट रहेगा, और आप बताओगे कि ये डिबेंचर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ है। सर मुझे एक बात बताइए, ये जो चार्ज क्रिएट करना है, ये किस पे चार्ज क्रिएट करेंगे? तो कहता है देखो, चार्ज आप जब क्रिएट करोगे ना, तो आप स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में करोगे। सर क्या मतलब? अरे भाई साहब, स्पेसिफिक मूवेबल का मतलब क्या है? कंपनी की इन्वेंट्री है, मूवेबल है। कंपनी के पास एम्प्लॉय के लिए बसेस हैं, मूवेबल है। कंपनी के पास इतने सारे इक्विपमेंट होंगे, मशीन होगी फैक्ट्री के अंदर, ये सब स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी की हर मूवेबल प्रॉपर्टी पे अपन ने चार्ज क्रिएट कर दिया। कंपनी को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो। आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी की लैंड, बिल्डिंग, कंपनी की जितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है सब पे चार्ज क्रिएट कर दिया। आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी की बिल्डिंग या कंपनी की 4 लैंड में कौन सी लैंड में चार्ज क्रिएट कर रहा है। लेकिन यही अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, आपको छूट दी गई है, आप किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर लो, किसी भी, स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में करो चलेगा। अगर आपके डिबेंचर का जो इशू है वो फुल्ली सिक्योर गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, बोले हम पैसा वापस करेंगे डिबेंचर का, अगर कंपनी वापस नहीं करेगी तो आपको चार्ज क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। तो याद रखिएगा सर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी चार्ज किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे रहेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अलावा है तो स्पेसिफिक मूवेबल और स्पेसिफिक इमूवेबल दोनों में क्रिएट करना है। सर गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी है सर, आपको चार्ज क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। एनुअल रिटर्न की बात करता हूं दोस्तों, तो एनुअल रिटर्न की अगर बात करूं, सेक्शन नंबर 92 के अंदर कवर होता है। एनुअल जनरल मीटिंग से 60 दिन के अंदर MGT 7 में, और अगर ओपीसी और स्मॉल कंपनी तो MGT 7A में ROC के पास ये एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। हर कंपनी को करना होता है, ध्यान से सुनना। अब एनुअल रिटर्न में होता क्या है, याद करने का तरीका बताऊं तो मैं इसको बोलता हूं, पहले कंपनी के बारे से बताओ, फिर कंपनी की सिक्योरिटी के बारे से बताओ, फिर कंपनी के सिक्योरिटी होल्डर के बारे से बताओ, फिर कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर KMP के बारे से बताओ, फिर कंपनी की नंबर ऑफ मीटिंग बताओ, फिर कंपनी के डायरेक्टर का रेम्युनरेशन बताओ, फिर कंपनी को पेनल्टी क्या लगी है ये बताओ, और कंपनी के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बताओ। अब देखो एक एक करके, मैंने क्या बोला, पहले कंपनी के बारे से, तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसिएट कितनी है, 3 बातें कंपनी के बारे से, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का काम और उसके होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट। अब कंपनी की सिक्योरिटीज के बारे से बताओ, कंपनी में शेयर्स कितने हैं, इक्विटी कितने हैं, प्रेफरेंस कितने हैं, डिबेंचर क्या, अदर, ये सिक्योरिटी के बारे से। अब ये सिक्योरिटी होल्ड कौन किया हुआ है, कौन मेंबर है, कौन डिबेंचर होल्डर है, इनमें चेंज क्या हुआ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। अब कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर KMP के बारे से बताओ, पिछले फाइनेंशियल ईयर से अब चेंज क्या हुआ है, कितनी बार मेंबर की मीटिंग हुई, कितनी बार डायरेक्टर की मीटिंग हुई, रेम्युनरेशन क्या लेते हैं डायरेक्टर और KMP, कंपनी में कोई पेनल्टी लगी है क्या, कंपनी के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो दिमाग में तुरंत फिट, पहले कंपनी के बारे से, फिर कंपनी की सिक्योरिटीज के बारे से, फिर कंपनी की सिक्योरिटी होल्डर के बारे से, फिर कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर KMP के बारे से, फिर कंपनी की मीटिंग कितनी उसके बारे से, फिर कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी लगी उसके बारे से, और लास्ट में कहता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे से बता दो। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ता हूं। साइन कौन करेगा, इसके ऊपर MCQ पूछा जा सकता है। कहता है देखो भाई, साइन करेगा कंपनी सेक्रेटरी, और कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से साइन करवाना, और डायरेक्टर। याद रखें 2 लोग साइन करेंगे, एक CS साइन करेगा, CS नहीं है तो आप कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से लाओ, और लिखा है एंड अ डायरेक्टर। ठीक है, फिर कहता है देखो,
अगर मान लीजिए ओपीसी है या स्मॉल कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है जो कि स्टार्टअप है, आई रिपीट, ओपीसी, स्मॉल कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो कि क्या है, स्टार्टअप है, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप होनी चाहिए, उसका एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा? तो बोले कंपनी सेक्रेटरी, और बीच में क्या लिखा है, और का मतलब डायरेक्टर, या तो सीएस या तो डायरेक्टर, अगर सीएस नहीं है तो। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे तो ये वाला किसके लिए था? ये ऐसी कंपनी जो ओपीसी नहीं है, ये ऐसी कंपनी जो 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 कि स्मॉल कंपनी नहीं है, एक ऐसी कंपनी जो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो एक सीएस एंड एक डायरेक्टर। लेकिन ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, सीएस है तो ठीक, नहीं तो एक डायरेक्टर से काम चल जाएगा। अब बात आती है सर्टिफिकेट की। सर सर्टिफिकेट किसको लेना है? हर कंपनी को अपने एनुअल रिटर्न के लिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सर पहले तो ये बताओ ये सर्टिफिकेट होता क्या है? अरे कंपनी सेक्रेटरी एमजीटी 8 में एक सर्टिफिकेट देगा कि कंपनी ने एनुअल रिटर्न में जो भी बातें बोली है वो करेक्ट है, ट्रू है मेरे नॉलेज पे, बरोबर है क्या? ये हर कंपनी को सर्टिफिकेट नहीं लेना है। सबसे पहले ये सर्टिफिकेट लेना है लिस्टेड कंपनी को, या फिर ऐसी कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, भले प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, या टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है। तो एक हो गई लिस्टेड। सर लिस्टेड में अपन पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर नहीं देखेंगे। चलो लिस्टेड नहीं हो तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर या टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है, आप एक सर्टिफिकेट लोगे। सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि एनुअल रिटर्न में सारी बातें सही लिखी हुई है, कंपनी ने सारे प्रोविजन का कंप्लाई किया है। ये सर्टिफिकेट कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस देता है एमजीटी 8 में। टाइम लिमिट, एनुअल रिटर्न कब फाइल करना होता है? 60 दिन में एनुअल जनरल मीटिंग से। सर मान लीजिए एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई सर, तो लास्ट डेट जो है एनुअल जनरल मीटिंग की, वहां से 60 दिन में अलोंग विद द रीजन कि आपने एनुअल जनरल मीटिंग क्यों नहीं की है। भाई देना तो पड़ेगा एनुअल रिटर्न, ये नहीं बोल सकते कि एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई तो इसे एनुअल रिटर्न नहीं देंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आपको अभी भी इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से समझिएगा। आप सबको पता है सेक्शन नंबर 101 नोटिस ऑफ मीटिंग के अंदर 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है कंपनी को कोई भी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए। लेकिन आपको यह भी याद रहेगा रूल नंबर 35(6) ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, वो कहता है कि अगर आप पोस्ट से नोटिस भेजते हो तो जो डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस है वो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स काउंट की जाएगी। क्योंकि 21 क्लियर डेज में जो डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस है और डेट ऑफ मीटिंग है, इन दोनों को हटा के बीच में 21 क्लियर डेज चाहिए होता है। लेकिन अगर कंपनी पोस्ट से नोटिस भेजती है तो जो डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस है, जब से आपने पोस्ट किया है वहां से 48 आवर्स बाद आपने सर्व किया है, ऐसा माना जाता है। बरोबर है क्या? अब इसमें बोलता है, देखो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर पे भी अभी ये वाला क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 8A के अंदर 101 के ऊपर, ध्यान से समझना। कहता है देखो नोटिस दिया 30 सितंबर को, एनुअल जनरल मीटिंग है 30 सितंबर को, नोटिस दिया आपने पोस्ट करके 7 सितंबर 2019 को। कुछ मेंबर कंप्लेन कर रहे हैं कि आपने 101 का प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया। बताइए क्या मीटिंग वैलिड कॉल हुई है? नहीं हुई है भाई। देखो 7 को तो आपने पोस्ट किया है, तो यानी कि ये पोस्ट कब हुआ? 9 तारीख को पोस्ट हुआ। अब जब 9 तारीख को पोस्ट हुआ तो कायदे से एक दिन का शॉर्टफॉल है, एक दिन का शॉर्ट नोटिस है। क्योंकि भाई साहब मैं तो मान ही नहीं रहा हूं कि तुमने 7 को नोटिस सर्व किया, मैं तो 9 को सर्व किया ये मानूंगा। अब तुम 9 की गिनती हटा दो, 9 को हटा दो, क्योंकि डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस अपन गिनते नहीं है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, क्योंकि मैं 30 को तो गिनूंगा ही नहीं। तो यहां पे 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, एक दिन का शॉर्टफॉल है क्योंकि आपने पोस्ट किया। और जब शॉर्ट नोटिस होता है, अगर एनुअल जनरल मीटिंग आपको शॉर्ट नोटिस से बुलानी तो 95% ऑफ द मेंबर्स की कंसेंट लगती है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है, ईजीएम बुला रहे हो, तो मेजॉरिटी की कंसेंट लगती जिसके पास 95% हो, अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है। चलो कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर की कंसेंट लगती। क्या आपने वो कंसेंट ली है? नहीं ली है।
एक दिन का शॉर्टफॉल है, हाँ एक दिन का शॉर्टफॉल है, तो क्या इसको कॉन्डोन किया जा सकता है, माफी दिलवाई जा सकती है? नहीं भाई, बिल्कुल माफी नहीं दिलवाई जा सकती, इसके लिए कोई कॉन्डोनेशन का कोई प्रोविजन नहीं, यही सारी बातें लिखी हुई है। अब अगर कोरम की बात करूं, ये जून 23 में 8 मार्क्स का था मॉडल टेस्ट पेपर में एमटीपी पे। कोरम बड़ा क्लियर है भाई, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, आपको डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकता है, ध्यान से समझ के लीजिएगा। पब्लिक कंपनी है कोरम, बोले नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग कितने हैं, तो बोले पब्लिक कंपनी है, अगर अप टू 1000 मेंबर है, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, प्रॉक्सी नहीं चाहिए। 1000 से ज्यादा है, 5000 तक के मेंबर है, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 5000 के ऊपर है, 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। तो सर याद रखेंगे 5, 15, 30 पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। 1000 तक है तो 5, 1000 के ऊपर है, 5000 तक है तो 15, 5000 के ऊपर है तो 30। प्राइवेट कंपनी में भाई 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। आर्टिकल चाहे तो लार्जर नंबर बता सकते हैं, आर्टिकल दोनों में लार्जर नंबर बता सकते हैं, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। जैसे मान लो पब्लिक कंपनी है, अप टू 1000 मेंबर है, लेकिन आर्टिकल बोल रहा है 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, तो 30 ही लगेंगे। आर्टिकल में ज्यादा बोला तो ज्यादा मानना पड़ेगा। कोरम नहीं आया, आधे घंटे में मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम, और अदर डे अदर प्लेस अदर टाइम एज द बोर्ड में डिसाइड। तो सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक, या तो अदर डे अदर प्लेस अदर टाइम एज द बोर्ड में डिसाइड। सर रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुलाया था सर, सेक्शन 100 के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, और रिक्वेस्ट करने के बाद कोरम नहीं आ रहा है, कैंसल, मीटिंग कैंसल। बंदी को तुम डेट में बुलाओ और नहीं जाओ, अगली बार तुमसे मिलने आएगी नहीं। ऐसे ही कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, आपने रिक्वेस्ट किया, आप नहीं आए तो एडजर्न नहीं होगी, सीधा सीधा कैंसल होगी। ठीक है सर। अगर सर मान लीजिए एडजर्न होती है सर, मंडे को रखी थी, कोरम नहीं आया, अब अगले मंडे रखना है, तो कम से कम 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा हर मेंबर को कि भैया आज मीटिंग थी, कोरम नहीं आया, इसलिए अगले मंडे को हम कर रहे हैं। तो कम से कम 3 दिन पहले का नोटिस जाएगा उनको, ताकि जो मेंबर नहीं आ पाए थे पहले वाली मीटिंग में, वो चाहे एडजर्न में तो आ जाए। ठीक है सर। कोरम जो है आपका प्रेजेंट रहना चाहिए ओनली एट द कमेंसमेंट ऑफ जनरल मीटिंग। हालांकि मैं बताना चाहता हूं, ICAI जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला इंस्टीट्यूट, वो लिखता है कि कोरम प्रेजेंट होना चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग। यहां पे आपके मॉड्यूल पे कहीं कहीं लिखा है इसके कमेंसमेंट में चाहिए, बराबर है क्या? ईच एंड एवरी रिजोल्यूशन में नहीं चाहिए। तो आप तो अपनी ही मॉड्यूल को ग्रंथ माने और यही लिखेंगे। ठीक है। यहां पे आके दोस्तों आपका मॉड्यूल का 12.1 चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 के जितने भी चैप्टर हैं उसके सुपर 70 का योगदान यहां पे हो गया। अब मैं आता हूं क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में। मैंने इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डाले हुए हैं डायरेक्टर के, जो आपको क्वेश्चन 8B के अंदर पूछेगा। तो पूरा का पूरा डायरेक्टर अपन यहां पे कवर करेंगे अलोंग विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आइए दोस्तों मेरे साथ फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी कि 12वीं पास होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए कि एमकॉम होना चाहिए, कोई भी डायरेक्टर बन सकता है। हाँ डेफिनेटली वो माइनर अनसाउंड माइंड का इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, वो बन सकता है। कोई भी शेयर क्वालिफिकेशन नहीं है कि भाई इतने शेयर आप रखोगे तो ही आप डायरेक्टर बनोगे, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। 164 डिस्क्वालिफिकेशन बताता है दोस्तों, 164(1) और 164(2) दोनों ही डिस्क्वालिफिकेशन बताता है। 1 पे इंडिविजुअल लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन है, 2 के अंदर कंपनी के लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन है। आइए समझते हैं। भाई साहब आप अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर हो गए कोर्ट के द्वारा, आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए, नहीं बनोगे। आपने अप्लाई किया कि मेरे को इंसॉल्वेंट कर दो, लेकिन आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है, बरोबर है क्या? या तो आप कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट हुए किसी भी ऑफेंस में और आपको कम से कम 6 महीने की क्या हुई है, सजा हुई है, कॉन्विक्ट हुए हो, इंप्रिजनमेंट हुआ, आप 5 साल के लिए डायरेक्टर नहीं बनोगे। एक एक करके चलते हैं। सर अनसाउंड माइंड का है तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, बन ही नहीं सकता। अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए, एप्लीकेशन पेंडिंग है, बन ही नहीं सकता। अब मुद्दा यह है सर, कोई भी ऑफेंस में कॉन्विक्ट हुआ, 6 महीने की इंप्रिजनमेंट हुई तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। सर यहां पे 5 साल नहीं दिया सर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड में। अरे भाई जब तक अनसाउंड माइंड का रहेगा तब तक डायरेक्टर नहीं बनेगा, साउंड माइंड का हो गया तो बन जाएगा ना भाई, उसकी थोड़ी गलती कि अनसाउंड माइंड का हुआ।
अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, अप्लाई कर दिया इंसॉल्वेंसी के लिए, यहां तो डिस्क्वालीफाई। कॉन्विक्ट हुआ किसी भी ऑफेंस में, 6 महीने की मिनिमम इंप्रिजनमेंट लगी, इस केस में जैसे ही उसका इंप्रिजनमेंट खत्म होता, देखो यहां पे लिखा है, देखो अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, यानी कि उसका इंप्रिजनमेंट खत्म हुआ, वहां से 5 साल के लिए वो डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई है। अब अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो मैंने एक चार्ट बनाया है, अगर कोई भी ऑफेंस में इंप्रिजनमेंट हुई 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए, तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, जब से उसका सेंटेंस खत्म होगा वहां से, इंप्रिजनमेंट खत्म होगा वहां से। लेकिन मान लो कोई ऐसे ऑफेंस में उसको सजा हुई जिसके लिए 7 साल की उसको सजा हुई। अब दोस्तों जहां पे 7 साल है ना, वो सीरियस ऑफेंस है, हीनियस ऑफेंस है। उस परिस्थिति के अंदर जहां पे इंप्रिजनमेंट 7 साल और मोर की है, वो लाइफ टाइम के लिए डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, वो डायरेक्टर बनने के लिए लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई है। वो किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय बन गया, अकाउंटेंट बन गया, मुनीम बन गया, मुंशी बन गया, वो चलेगा। डायरेक्टर बनने के लिए लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाइड रहेगा अगर 7 साल की उसको इंप्रिजनमेंट हुई है। तो कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है कि इसको डायरेक्टर मत बनाइए, किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में फंसा होगा, ट्राइब्यूनल ने मना कर दिया इसको हटाओ, तो भाई जब तक वो ऑर्डर फोर्स में है तब तक वो डायरेक्टर नहीं बनेगा। ठीक है सर। फिर कहता है मान लीजिए आप डायरेक्टर हैं कंपनी के, बरोबर है क्या? चलो डायरेक्टर भी छोड़िए, आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी ने आपसे कॉल किया कि भैया कॉल मनी दीजिए, कॉल होने से 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक आपने कॉल मनी पे नहीं किया, आप डिस्क्वालीफाई हैं। आप 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे, डिस्क्वालीफाई। आपके पास 153 से 159 में डिन नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई। आप 165 कंप्लाई नहीं कर रहे हो, आप ऑलरेडी 20 कंपनी के डायरेक्टर हो, कितने कंपनी के डायरेक्टर बनोगे, तो आप डिस्क्वालीफाइड। ठीक है सर। क्या क्या हो गया सर? एक हो गया सर अनसाउंड माइंड, दूसरा हो गया अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तीसरा हो गया अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए, चौथा हो गया 6 महीने की सजा 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, 7 साल की सजा लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाइड। कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है सर। अच्छा 165 का डिस्क्वालीफाई किया, अच्छा डिन नहीं है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रावेंशन, डिस्क्वालीफाई। बरोबर है क्या एवरीबॉडी? क्या तुम मेरे साथ हो दोस्तों? चलिए अब आता है दोस्तों, कहता है देखो डी के अंदर आपका एक पॉइंट है जहां पे बोलता है 6 महीने की सजा हुई 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। ई में पॉइंट हुआ सॉरी डी में पॉइंट है 6 महीने की सजा हुई 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, 7 साल की सजा हुई तो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई। ई के अंदर बोलता है किसी कोर्ट ने ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, और जी के अंदर बोलता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो कहता है देखो डी में, ई में और जी में, डी में, ई में और जी में जहां जहां पे भी कोर्ट का रोल है, आप कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील भी फाइल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू ही रहेगा। यह मत समझिएगा कि कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया, अपील कर दिया तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन रुक जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है सर। अब आता है ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डाला है। आइए पहले ये ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन क्या बोलता है। कहता है कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर है उस कंपनी का जिसने लगातार पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो एनुअल रिटर्न लगातार पिछले 3 सालों से या तो ये आपने फाइल नहीं किया है, तो वो कंपनी का डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होगा। ये पहला डिस्क्वालिफिकेशन। या तो आपने डी का डिफॉल्ट किया, डिबेंचर के रिडम्पशन में डिफॉल्ट किया है, डिविडेंड के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, या तो डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है। तो सर ये डिफॉल्ट कितना चाहिए? ये डिफॉल्ट 1 ईयर और मोर चाहिए। क्या चाहिए? 1 ईयर और मोर, यानी कि डिपॉजिट, डिविडेंड और डिबेंचर का डिफॉल्ट किया और ये डिफॉल्ट 1 ईयर और मोर कंटिन्यू हो रहा है। या तो आपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों में से कोई एक लगातार पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं किया है, तो दोनों में से जो भी डिफॉल्ट होगा। तो कहता है देखो अब बात को ध्यान से समझना। मान लीजिए कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, जिसके लिए हम 164 को पढ़ रहे हैं। ये XYZ लिमिटेड के अंदर दोस्तों मान लीजिए 3 डायरेक्टर हैं A, B और C, या मैं D को भी ले लेता हूं। इस कंपनी में या तो DDD का डिफॉल्ट हो रहा है, या तो एनुअल रिटर्न का, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफॉल्ट हो रहा है।
तो कहता है ये चारों के चारों डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चारों के चारों डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है सर, हो गया सर। अब लेकिन कहता है इसमें से एबीसी लिमिटेड करके भी एक कंपनी है जिसमें ए नाम का डायरेक्टर यहां पे भी डायरेक्टर है, एबीसी लिमिटेड में ए नाम का डायरेक्टर यहां पे भी है, और XYZ लिमिटेड में भी ए नाम का डायरेक्टर है। अब क्या करना है, बोले ध्यान से सुनना, ये वाली कंपनी में तो तुमने रायता फैला ही दिया है, तो ये वाली कंपनी में रायता फैला है, अब इस वाली कंपनी में भी रायता फैल जाएगा क्योंकि ए यहां पे भी डायरेक्टर है। तो कहता है ध्यान दें 164(2) के अंदर जो भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है उस कंपनी में ऑफिस खाली नहीं करना है। ABCD आज भी आप अपने टर्म को पूरा करेंगे, इस कंपनी में आप एज अ डायरेक्टर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन भाई साहब ABCD आप यहां पे डायरेक्टर हो, कंटिन्यू करना जब तक टर्म है। ये ABC लिमिटेड में जो ये ए नाम का डायरेक्टर है ना, यहां तो तुरंत ऑफिस खाली कर दे भाई, यहां तो तुरंत ऑफिस कर दे। तू यहां पे भी गंद फैलाएगा, अभी ABC लिमिटेड में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, गंदी मछली तालाब को गंदा करेगी, तू निकल यहां से। ए से ये ABC लिमिटेड से इसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, लेकिन ABCD में ये लोग अपना ऑफिस वेकेट नहीं करेंगे। यहां पे यानी कि XYZ लिमिटेड में ABCD अपना ऑफिस वेकेट नहीं करेंगे, जब तक इनका टर्म है तब तक ये कंटिन्यू करेंगे। तो फिर क्या हुआ डिस्क्वालिफिकेशन, XYZ लिमिटेड में जब तक ABCD का टर्म है तब तक ये लोग कंटिन्यू करेंगे, टर्म खत्म होने के बाद अगले 5 साल तक XYZ लिमिटेड में रीअपॉइंट नहीं होंगे और किसी और कंपनी में 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं होंगे। आई रिपीट, एग्जिस्टिंग कंपनी का टर्म खत्म होने के बाद 5 साल तक रीअपॉइंट नहीं होंगे और किसी और कंपनी में 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं होंगे। एग्जिस्टिंग में रीअपॉइंट नहीं, किसी और कंपनी में अपॉइंट नहीं, 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन। समझा सर? तो कहता है देखो ये 1 साल से ज्यादा कंटिन्यू हो गया, तो कहता है देखो इस परिस्थिति के अंदर वो एग्जिस्टिंग कंपनी जो आपका रहेगा उस पर आप रीअपॉइंट नहीं होगे और उस पर क्या नहीं करोगे, अपॉइंट नहीं होगे। तो देखो यहां पे लिखता है ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, और आप अपॉइंट नहीं होगे किसी अदर कंपनी में 5 साल के लिए। बरोबर है सर, समझ में आ गया। प्राइवेट कंपनी चाहे तो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन डाल सकती है। आइए अपने आप को टेस्ट करते हैं। भाई मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति है सर, बहुत सारी इसकी पर्सनल लायबिलिटी है सर, ये कोर्ट को अप्लाई कर दिया कि मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, इसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, बस नमस्ते हो गया, आप नहीं बन सकते। दूसरा बी है, रंगे हाथों पकड़ाया था, कोई दुकान में चोरी कर रहा था 2 साल पहले, और 2 साल पहले जब पकड़ाया था इसको 8 हफ्तों की जेल हुई थी। अरे भाई साहब 8 हफ्तों की जेल हुई थी, 2 साल पहले हुई थी, समय बीत चुका है, अब आप बन सकते हो, आज थोड़ी डिस्क्वालीफाई हो। जब भाई 2 साल पहले सजा हुई थी 8 हफ्तों की हुई थी, 8 हफ्ते का मतलब क्या होता है जी, 6 महीने की सजा हुई थी क्या, नहीं हुई थी। अब उसके बाद कहता है मिस्टर सी है, बैंक एग्जीक्यूटिव है, 8 साल पहले पैसे के हेर फेर में पकड़ाया था और 8 साल पहले 1 साल का इंप्रिजनमेंट हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन सकते हो। डी डायरेक्टर है डीएलटी का, वो 14, 15, 16 पे एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, बस डिस्क्वालीफाई। तो पहला डिस्क्वालीफाई, लास्ट वाला डिस्क्वालीफाई, सेकेंड और थर्ड वाले क्या हैं, क्वालिफाई हैं। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आती है। अब कहता है प्रोसीजर बताओ अपॉइंटमेंट का, रोटेशन का और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का। ध्यान से समझना। सबसे पहले कहता है देखो हर कंपनी में जो डायरेक्टर बनेगा वो इंडिविजुअली रहेगा। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, प्राइवेट में मिनिमम 2 और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1। ज्यादा कितना हो सकता है, 15 डायरेक्टर तक रख सकते हो, उससे भी ज्यादा रखना है एसआर पास करो और 15 डायरेक्टर से ज्यादा रख लो। सर वुमेन डायरेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी उसको वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ता है। मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होते हैं डायरेक्टर के, भाई एक होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर जिनका नाम कंपनी के आर्टिकल पे लिखा होता है, आर्टिकल में नाम ना लिखा हो तो सब्सक्राइबर जो इंडिविजुअल होते हैं वो डायरेक्टर बनते हैं। कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं, कुछ डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करते हैं। सर कौन से अपॉइंट करते हैं बोर्ड, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी का डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149(6) के अंदर क्राइटेरिया बताया, आपके सिलेबस पे नहीं है। अब कहता है देखो भाई साहब
कितने प्रकार के डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं बोर्ड के द्वारा? मैंने बताया एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर। एडिशनल कब? जब वर्कलोड ज्यादा है बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। अल्टरनेट कब? जब कंपनी का ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया से 3 महीने के लिए बाहर है तो उसकी जगह एक अल्टरनेट डायरेक्टर होता है। नॉमिनी डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? नॉमिनी डायरेक्टर अपने तरफ से कोई स्टेक होल्डर अपॉइंट करते हैं। जैसे मान लो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, वो अपने एक नॉमिनी डायरेक्टर रख दिए। कैजुअल वैकेंसी का मतलब जो डायरेक्टर था वो मर गया, अब उसकी जगह वैकेंसी आई तो ये बोर्ड फिल कर सकते हैं। तो एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी और कैजुअल वैकेंसी, ये 4 प्रकार के डायरेक्टर। अब कहता है रिटायरमेंट एंड रोटेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे से प्रोविजन बताओ। मैं इसका प्रोविजन 1 सेकेंड के अंदर आपको ये चार्ट से बता देता हूं। चार्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाता है, देखो समझना। कहता देखो भाई, कोई भी कंपनी है, मैं यहां से चलता हूं, जैसे मान लो 11 डायरेक्टर है, तो कहता है कंपनी के अंदर 2/3 टोटल डायरेक्टर का 2/3, और अगर फ्रैक्शन आएगा तो राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट कर देना। बराबर है क्या? राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट करोगे 2/3 का तो 8 आएगा। अब ये 8 डायरेक्टर रिटायर नहीं हो रहे हैं, दे आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। 8 के 8 डायरेक्टर रिटायर नहीं होंगे रोटेशन से। अब इस 8 में से 1/3 रिटायर होंगे। अब 8 का अगर आप 1/3 करोगे, अब इस पे जब आप राउंड ऑफ करोगे तो नियरेस्ट में करोगे। यहां पे राउंड ऑफ करते हो तो नेक्स्ट में करते हो। जब 2/3 गिनोगे तो नेक्स्ट, 1/3 गिनोगे तो नियरेस्ट। अब 8 का 1/3 किए, नियरेस्ट आया 3। अब ये 3 डायरेक्टर जो हैं ये रिटायर होंगे एनुअल जनरल मीटिंग में। अब सवाल आता है सर ये जो 3 हैं ये रिटायर होंगे, कौन जाएगा पहले? तो देखो भाई सीधी सी बात है, कहता है ध्यान से समझ के लेना। कहता है भाई देखो यहां पे ये लोग जाएंगे कैसे, तो कहता है जो लॉन्गेस्ट रहेगा ऑफिस में वो पहले जाएगा। लेकिन मान लो 2 और मोर डायरेक्टर है, सेम डे पे अपॉइंट हुए थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चले जाएंगे। सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो लॉट करेंगे, चिट्ठी निकालेंगे, जिसका नाम आएगा वो चले जाएगा। यानी कि सर ये बात क्लियर हो गई है, टोटल डायरेक्टर में से 2/3 जो है वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन रहेंगे, 1/3 जो रहेंगे वो परमानेंट डायरेक्टर रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी में लगता है, प्राइवेट कंपनी में इस प्रकार के प्रोविजन लगते नहीं हैं। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई। अब कहता है सर देखो जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी जिसको रिटायर हो गया, अब उसकी जगह किसको अपॉइंट करना है? तो कहता है कंपनी अपॉइंट कर सकती है सेम मीटिंग में, या तो रिटायरिंग डायरेक्टर को या तो अदर पर्सन को अपॉइंट कर सकती है और अपना काम आगे बन जाएगा। ठीक है सर, नीचे चार्ट में सेम बातें लिखी हुई जो मैंने आपको अभी बताई है। अब मैं आता हूं रेजिग्नेशन में। रेजिग्नेशन को ध्यान रखना, डेट्स के ऊपर इस पे सवाल पूछता है, फाइलिंग के ऊपर सवाल पूछता है। क्या पूछता है मैं आपको बताता हूं। कहता है कोई भी डायरेक्टर हो, अगर उसको अपने डायरेक्टर के ऑफिस से रिटायर होना है, वो राइटिंग में नोटिस देगा कंपनी को, और बोर्ड जो है जैसे ही उसको कंपनी को राइटिंग में नोटिस दिया, बोर्ड के पास आएगा नोटिस, बोर्ड उसका नोट लेंगे और कंपनी अब 30 दिन के अंदर DIR 12 पे ROC को इन्फॉर्म करेगी। समझा सर? डायरेक्टर है, कंपनी को नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन देगा। अब कंपनी को दिया मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पढ़ेंगे, उसका नोट करेंगे कि हाँ भाई अब ये डायरेक्टर नहीं है, और कंपनी 30 दिन के अंदर, सर 30 दिन कहां से? जब से कंपनी को नोटिस रिसीव हुआ है रेजिग्नेशन का, वहां से 30 दिन के अंदर DIR 12 ROC को फाइल करेंगे और बताएंगे कि ये डायरेक्टर अब हमारा कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहा। कंपनी की अगर वेबसाइट है तो वहां पे भी जानकारी डालेंगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में जिस फाइनेंशियल ईयर पे उसने रिटायर किया है वहां पे भी ये बात लिखेंगे। ठीक है सर? डायरेक्टर चाहे तो खुद एक कॉपी दे सकता है DIR 11 में, बस सवाल यही पूछता है। यहां पे लिखा है डायरेक्टर चाहे तो, क्या लिखता है? में। डायरेक्टर में ऑल्सो फॉरवर्ड रेजिग्नेशन की कॉपी DIR 11 में किसको? ROC को। सो दोस्तों DIR 12 कंपनी को देना है, और डायरेक्टर चाहे तो ऑप्शन है वो DIR 11 में ROC को खुद से भी बता सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है। अब इसके ऊपर सवाल यह आता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक डायरेक्टर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने ROC को एक कॉपी नहीं दी। अरे ROC को कॉपी देना ऑप्शनल है, उसकी मर्जी है, देना है देगा, नहीं देना है नहीं देगा वो।
एक प्रोविजन बनाया है कंपनी के फॉरेन डायरेक्टर के लिए कि कोई ऐसा डायरेक्टर जो फॉरेन डायरेक्टर है, बाहर रहता है, और वो अगर रिजाइन कर रहा है तो वो, क्योंकि बेचारा दूर बैठा हुआ है, वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर सकता है, या प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट को ऑथराइज कर सकता है, या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट को ऑथराइज कर सकता है कि वो उसके बिहाफ में DIR11 जो है ROC को दे दे। ये वाला प्रावधान सिर्फ फॉरेन डायरेक्टर के लिए है। जो इंडिया वाला डायरेक्टर है वो राइटिंग में ऑथराइज नहीं करेगा प्रैक्टिसिंग CA को, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ये सिर्फ फॉरेन डायरेक्टर के लिए। अब कहता है डायरेक्टर का रेजिग्नेशन इफेक्ट कब से आएगा। कहता है देखो, जिस दिन कंपनी को नोटिस रिसीव हुआ है उस दिन, या तो जो डेट उसने नोटिस में बताई है डायरेक्टर ने, दोनों में से जो भी बाद में है। अब एग्जांपल समझना, नोटिस है, नोटिस के अंदर डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन की डेट डाली है 10 जून 2025, ये रेजिग्नेशन की डेट है। ठीक है सर, नोटिस उसने सेंड कब किया? नोटिस उसने सेंड किया 1/6/2025 को। सर 1/6/2025 को नोटिस भेजा, जिस नोटिस के अंदर लिखा है कि मैं 10/6/2025 से डायरेक्टर नहीं रहूंगा, लेकिन पता है दोस्तों कंपनी को यह नोटिस रिसीव होता है 15/6/2025 को। कब से माना जाएगा कि उसने रिजाइन किया है? 1 तारीख से, 10 तारीख से कि 15 तारीख से? फटाफट बताएं, 1 तारीख से, 10 तारीख से कि 15 तारीख से? 1 को उसने भेजा, 10 की डेट डाली हुई थी और 15 को कंपनी को रिसीव हुआ है। 15 को कंपनी को रिसीव हुआ है। बताइए कब से माना जाएगा कि उसने रिजाइन किया? बिल्कुल करेक्ट सर, 15 तारीख से मानेंगे। पूछो क्यों? सर एक तो लिखता है डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड, तो ये डेट पे रिसीव हुआ, या जो डेट उसने डायरेक्टर ने डाली थी, दोनों में से जो भी बाद में है, तो बाद में तो 15 तारीख है भैया, हमको अभी रिसीव हुआ है, तो हम आज से रेजिग्नेशन मांगेंगे। और कहता है देखो सुन भाई, रेजिग्नेशन के पहले जो कर्म कांड किए हैं उसके लिए लायबल रहेगा, रेजिग्नेशन के बाद के लिए लायबल नहीं रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसी परिस्थिति, कंपनी के सारे डायरेक्टर अगर रिजाइन कर देते हैं या वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उसकी वजह से उनका ऑफिस वेकेट हो जाता है, तो कहता है कंपनी का प्रमोटर एज अ डायरेक्टर एक्ट करेगा, और प्रमोटर भी नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे, जो कि कंपनी के एज अ डायरेक्टर काम करेंगे जब तक डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं होते। ये फिर डायरेक्टर रेजिग्नेशन का चार्ट है। सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था ये वही है कि दिलीप नाम का व्यक्ति कंपनी को बोल रहा है मैं रिजाइन करूंगा, कंपनी बोलती है कि तुमने ROC को एक कॉपी नहीं दिया इसलिए हम तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कंपनी आप बिल्कुल गलत हो, उसको फाइल करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। अब यहां पे बात आती है रिमूवल की कि भाई रिमूव कर सकते हो डायरेक्टर को, बड़ा इजी प्रोविजन है रिमूवल का। डायरेक्टर शेयर होल्डर या ट्राइब्यूनल के द्वारा रिमूव हो सकता है। ट्राइब्यूनल जब रिमूव करता है तो सेक्शन 242 के अंदर रिमूव करता है। ठीक है, सेक्शन 242 के अंदर जो ट्राइब्यूनल है वो रिमूव करता है। 169 के अंदर शेयर होल्डर रिमूव करते हैं। क्या बोलता है समझिएगा, कहता है देखो कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर कोई गलत हरकत करे, पैसे की हेरफेर करे, मिसमैनेजमेंट करे, मिसकंडक्ट करे। शेयर होल्डर को सिंपली डायरेक्टर पसंद नहीं आ रहा है, वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, आप डायरेक्टर उस डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते जिसको ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया है। अगर किसी डायरेक्टर को ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया 242 में, आप उसको OR पास करके रिमूव नहीं कर सकते। हां, उसके अलावा आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है सर, जो भी वैकेंसी आएगी डायरेक्टर को जब आपने रिमूव किया है, आप सेम मीटिंग में किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर लो, या तो आप बोल दो कि हमको ये वैकेंसी फिल करनी ही नहीं है, आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो। ठीक है सर, समझ में आया? अब कहता है देखो भाई, जो नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो तब तक ऑफिस होल्ड करेगा जितना प्री डिसीजर डायरेक्टर जो था पिछला वाला वो तब ऑफिस होल्ड कर रहा था वहां तक। समझा सर? क्या सर इसको कुछ कॉम्पनसेशन देंगे? हाँ, डिपेंड करता है कि कॉम्पनसेशन देंगे कि नहीं देंगे, रिमूव किस कारण से कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब आता है देखो 242 बोलता है भाई ट्राइब्यूनल कब रिमूव कर सकता है डायरेक्टर को। कहता है देखो भाई, अगर ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट की कोई कंप्लेन आती है ट्राइब्यूनल को। सर ऑपरेशन का मतलब क्या है? आप डिविडेंड गलत तरीके से बांट रहे हो, अपने लोगों को ज्यादा बांट रहे हो, पराये लोगों को कम बांट रहे हो।
माइनॉरिटी शेयर होल्डर को डिसीजन मेकिंग से हटा रहे हो, मिसयूज कर रहे हो कंपनी का फंड अपने लिए, पैसे की हेरफेर कर रहे हो, ये सारे ऑपरेसिव एक्ट है। मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी की हालत और खराब है, आप लोन पे लोन ले रहे हो, मिसमैनेजमेंट है। पुअर अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास आता है कि कंपनी के डायरेक्टर ये हरकत कर रहे हैं, तो ट्राइब्यूनल डायरेक्टर के जितने भी एग्रीमेंट है सेट असाइड करके, टर्मिनेट करके ऑर्डर पास करता है कि आप डायरेक्टरशिप से हट जाओ। ठीक है सर। अब कहता है जो भी डायरेक्टर रिमूव होता है, क्योंकि ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से वो रिमूव हुआ है, तो उसको कोई कॉम्पनसेशन भी मिलता नहीं है। और याद रखें, जो भी डायरेक्टर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से रिमूव हो रहा है, वो मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इस कैपेसिटी में काम नहीं कर सकता जब तक वो ट्राइब्यूनल की परमिशन नहीं ले लेता। तो 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई रहता है, यानी कि सर डायरेक्टर नहीं बनेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनेगा, मैनेजर नहीं बनेगा। सर अकाउंटेंट बन सकता है किसी कंपनी में, बन सकता है, अकाउंटेंट में दिक्कत नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और डायरेक्टर नहीं बनेगा 5 साल के लिए। अब अगर बनना भी है तो पहले ट्राइब्यूनल से पूछना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल अप्रूवल दे दिया तो बन जाएगा, नहीं तो 5 साल के लिए नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। जीवन में आगे बढ़ते हैं। सर क्या क्या पावर होते हैं सर डायरेक्टर के? ये तो एकदम इजी है भाई साहब, जो पावर कंपनी के हैं वो पावर डायरेक्टर के। लेकिन ध्यान रखें, डायरेक्टर आपको भी कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल के हिसाब से चलना है, अपने घोड़े नहीं दौड़ाना है। जैसे कंपनी का नाम चेंज करना है तो सेक्शन 13 को आप अवॉइड नहीं कर सकते। कंपनी को बोनस शेयर इशू करना है तो आर्टिकल में बोनस शेयर के प्रावधान होने चाहिए, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कंपनी को बायबैक करना है तो आर्टिकल में बायबैक के पावर होने चाहिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। माना कंपनी के पास जो पावर है वो आपके पास है, लेकिन कंपनी भी कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम और आर्टिकल के दायरे पे रह के काम करती है, वैसे आपको भी रहना पड़ेगा। अब क्या क्या पावर है इनके, ये कुछ इनके पावर्स हैं, जैसे कॉल करना, बायबैक करना, सिक्योरिटी इशू करना, पैसे बोरो करना, इन्वेस्ट करना, लोन गारंटी, सिक्योरिटी देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव करना, ये तो सेक्शन नंबर 102(2) के अंदर ही है। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना, मर्जर अमलगमेशन अप्रूव करना, टेक ओवर, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना, केएमपी अपॉइंट करना, इंटरनल ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर अपॉइंट करना, ये सब बोर्ड के पावर है। लेकिन ध्यान रहे, ये मैं स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूं पता है, ये जितने भी पावर हैं बोर्ड के, ये बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके ही डिसाइड होगा। तो सर और कैसे होता है, पोस्टल बैलेट थोड़ी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पोस्टल बैलेट नहीं होता, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। घर बैठ के भी वो रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, बट ये सारे रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रिजोल्यूशन में ही होने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें, कौन कौन से पावर की बात कर रहा हूं, 4, 5 और 6, बोरो करना, इन्वेस्ट करना, लोन गारंटी, सिक्योरिटी देना। कहता है ये 4 से 6 के जो पावर हैं, ये डायरेक्टर किसी भी कमिटी ऑफ डायरेक्टर को डेलीगेट कर सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर को डेलीगेट कर सकते हैं। कौन से वाले? सिर्फ ये 3, बोरो करना, इन्वेस्ट करना और साथ साथ में लोन गारंटी, सिक्योरिटी। ये 3 प्रकार के पावर आप डेलीगेट कर सकते हो, कमिटी ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर को, प्रिंसिपल ऑफिसर को। उसके अलावा डेलीगेट नहीं होगा। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके ही आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है सर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में वैसे तो सारी रटम पॉइंट है, गुड फेथ में काम करना है, पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं करना है। अब इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछता है, जिसमें यहां पे बोलता है कि डायरेक्टर को अपने ऑफिस को असाइन नहीं करना है। अब असाइन का मतलब क्या होता है भाई साहब, जीते जी अपना ऑफिस किसी को नहीं देना है। अब ये क्वेश्चन है कि एक्स अपॉइंट हुआ एज अ डायरेक्टर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था पब्लिक कंपनी के अपॉइंट हुआ। मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक्स को बोला कि तू अपना सक्सेसर अपॉइंट कर सकता है, तो एक्स ने वाई को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया कि एक्स मरेगा तो वाई उसकी गद्दी संभालेगा। इसको असाइनमेंट बोलते हैं कि इसको सक्सेशन बोलते हैं? असाइनमेंट का मतलब होता है जीते जी अपना ऑफिस किसी और को नहीं देना है। जब भाई साहब तू मर जाएगा तो मरने के बाद तेरी जगह जो आएगा उसको तो सक्सेशन बोलते हैं, उसको असाइनमेंट थोड़ी बोलते हैं। तो यहां पे लिखता है कोई भी डायरेक्टर असाइन नहीं करेगा हिज ऑफिस। हिज ऑफिस का मतलब क्या, जब वो जिंदा है। जीते जी अपना ऑफिस किसी और को नहीं देना है। तो भैया जीते जी वो अपना ऑफिस थोड़ी किसी को दे रहा है, वो तो बोल रहा है मेरे मरने के बाद वाई आएगा, तो वो असाइनमेंट थोड़ी, वो सक्सेशन है। तो वो 166 में कवर थोड़ी होगा, वो तो सक्सेशन है, वो वैलिड है, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब ये 164 के ऊपर एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये मैंने अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के हम रेगुलर टेस्ट लिए थे अपने रेगुलर स्टूडेंट के लिए। तो हमने हाल पे 2 रेगुलर टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस लिया था अपने रेगुलर स्टूडेंट के लिए, पूरा का पूरा 2 फुल टेस्ट लिया था, पूरा एकदम ICAI के ICMAI के हिसाब से उसकी पूरी राइटिंग प्रैक्टिस की थी। उस पे मैंने ये सवाल डाला था कि क्वेश्चन नंबर 8B के अंदर ये आ सकता है, वो वाला सवाल है ये। तो लिखता है, देखो, मनीष नाम का एक डायरेक्टर है PQR लिमिटेड का, ठीक है सर। उसने डिफॉल्ट किया फाइनल एनुअल अकाउंट फाइल करने में और एनुअल रिटर्न फाइल करने में ROC के पास लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर में। अब कहता है, बताओ मनीष कंटिन्यू कर सकता है क्या PQR लिमिटेड में एज अ डायरेक्टर? हाँ, PQR लिमिटेड में तो तू कंटिन्यू करेगा जब तक तेरा टर्म है। टर्म खत्म होने के बाद आप रीअपॉइंट नहीं होगे। तो बोले ये ना डायरेक्टर है UV लिमिटेड में, UV लिमिटेड में ऑफिस खाली करना पड़ेगा भाई तुरंत। UV लिमिटेड में आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। PQR लिमिटेड जहां पे डिफॉल्ट हुआ है, जहां पे डिफॉल्ट हुआ है वहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन UV लिमिटेड जहां पे आपने डिफॉल्ट अभी तक नहीं किया है, वो UV लिमिटेड अभी गंद नहीं फैलाई है, वहां पे आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, वहां कंटिन्यू नहीं करोगे आप। अब कहता है मनीष को रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या PQR में? बिल्कुल नहीं। और UV में बिल्कुल नहीं। 5-5 साल के लिए ना तो आप रीअपॉइंट ना तो अपॉइंट होगे। बोले मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी होती तो आपका आंसर कुछ अलग होता क्या? अरे भाई साहब 164 दोनों में लगता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, हमारा आंसर सेम ही होता। ये वाला एक क्वेश्चन मैंने इस पे डाला है, ठीक है सर। उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं, ऑडिट कमिटी 134, 143, KMP, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बकायदा टाइम स्टैम्प के साथ डाल दिया। क्लिक करोगे सीधा KMP खुलेगा, क्लिक करोगे सीधा ऑडिट कमिटी खुलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने सेम नोट्स और सेम आंसर के साथ पढ़ा के रखी, सेम चीजें पढ़ाऊंगा। इवन शर्ट भी सेम पहना हूं जिसमें मैं वीडियो डाला हूं, 36,000 के आसपास व्यूज है उसमें, आप उसको वहां से देखेंगे। अब रही बात आपके एथिक्स की और रही बात आपके इंडस्ट्रियल लॉ की, तो दोस्तों मैं आपको एथिक्स में कोई डार्कर साइड में नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैंने एथिक्स के कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे सुपर 70 में नहीं दिए। क्यों पूछो? एथिक्स आपको आएगा भाई साहब 14 मार्क्स का तो मिनिमम आएगा, 7-7 मार्क्स का 2-3 MCQ कर लो तो भाई साहब आपको 18 से 20 मार्क्स का आपको एथिक्स आता है। अब एथिक्स में अगर मैं आपको कोई सुपर 70 में क्वेश्चन दे दूं कि आप ये कर लेना, भाई एथिक्स के कंपैरेटिवली पोर्शन बड़ा है, मैं कोई 2-4 क्वेश्चन निकाल के नहीं दे सकता कि ये कर लेना हो जाएगा, वो आपको डार्क साइड में रखने वाला काम होगा। एथिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब पढ़ के जाना है, कहीं से भी कुछ भी पूछा आपको बनना चाहिए, क्योंकि वही आपको स्कोर दिलवा के लेगा। इसीलिए एथिक्स का मैंने कोई भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया। एथिक्स के भी मेरे रिवीजन लेक्चर डले हुए हैं, डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर डले हुए हैं, आप एथिक्स वहां से देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसको पूरा पढ़ना है। अब बात आती है इंडस्ट्रियल लॉ की। इंडस्ट्रियल लॉ पे भी मैंने सुपर 70 में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो ऑलरेडी मेरे इंडस्ट्रियल लॉ के मैराथन में एज इट इज डिस्कस हुए हुए। तो आपका सुपर 70 एथिक्स का तो था ही नहीं, क्योंकि पूरा पढ़ना है। इंडस्ट्रियल लॉ के जितने भी क्वेश्चन इस सुपर 70 के अंदर है वो पूरे के पूरे मैंने अपने मैराथन में डिस्कस करके रखे हुए हैं, तो डबल रिपीटेशन करने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। हमारा कमर्शियल लॉ और कॉर्पोरेट लॉ का पूरा सुपर 70 हो गया। रेस्ट आपको जो नीचे लिंक दिया हुआ है और इंडस्ट्रियल लॉ का जो आपको अलग से मैराथन दिया हुआ है वहां पे डिस्कस्ड है। यहां पे आके दोस्तों हमारा सुपर 70 होता है समाप्त, और मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहता हूं और ऐसा मानता हूं कि आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी, आगे भी आप बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके हर एग्जाम बहुत 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 अच्छे जाएंगे दोस्तों। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आपकी इजाजत से इसको कंक्लूड करना चाहता हूं। आपके कोई और सवाल जवाब है तो मुझे प्लीज बताएं, ठीक है। सर इस पीडीएफ के आंसर क्या मैं मेन एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं? बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हो जैसे इसमें दिया है, ठीक है। नफीजा कह रही है सर पढ़ लिया पर भूल जा रही हूं। बेटा आप अकेले नहीं हो, हर व्यक्ति का वही हाल है, ये दिमाग का बैरियर है। सबको ऐसा लग रहा है मैं भूल रहा हूं करके, हाइपोथेटिकली सोच रहे हो भूल रहे हो, ये भी तो सोच सकते हो याद आ रहा है करके, ऐसा सोचोगे तो याद आएगा, ठीक है, ठीक है,
ठीक है। भाटिया जी, इंद्रप्रीत कौर भाटिया जी, बेटा वो याद करना पड़ेगा, 3-4 बार उसको देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे तो होगा, ऑप्शन नहीं है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल एक दिन पहले आप इसी पीडीएफ से रिवाइज करो, चलेगा नहीं दौड़ेगा। लगभग लगभग सब कवर किया है। सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, थैंक यू भाई, कुछ काम हमें तो बता दे भाई, ऐसे ही कर दूंगा बिना मस्का लगाए, थैंक यू। इंडस्ट्रियल लॉ हार्ड लग रहा है, अब देखो बेटा, अगर मेरे से पढ़े होगे इंडस्ट्रियल लॉ को, तो मैंने तो अपने स्टूडेंट को पूरा हैंड रिटन नोट्स क्लास में बना के दिया हुआ है। वो बच्चा अगर उससे पढ़ रहा होगा तब तो उसको बन जाएगा। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि इंडस्ट्रियल लॉ जितने नोट्स मैंने बनवाए हैं वहां से पढ़ो, बुक से पढ़ोगे तो हार्ड लगेगा। मुझसे नहीं पढ़े हो तो भाई साहब मेरे रिवीजन ले लो, बरोबर है, रिवीजन यानी कि जो यूट्यूब पे है। ठीक है, 182, 183, 184 पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मैडम किसका 182, किसका 183 और किसका 184? अगर आप डायरेक्टर की बात कर रहे हो 182, 183, 184, तो वो तो आपके सिलेबस पे है ही नहीं, बरोबर है क्या? चलिए सर, हाईलाइटेड वाला पीडीएफ डाल दीजिएगा, बिल्कुल डाल देंगे। ठीक है, और बताइए इंडस्ट्रियल लॉ से कितने एमसीक्यू आते हैं? 1 से 2 एमसीक्यू आता है, उससे ज्यादा एमसीक्यू नहीं आता इंडस्ट्रियल लॉ से। ठीक है, चलिए अमन जी कह रहे सर एडवांस में हैप्पी बर्थडे जी, शुक्रिया अमन जी, आपको याद आया, रियली अप्रिशिएबल कि आपको पता है कि मेरा जन्मदिन आने वाला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर प्लीज सर, हाँ भाई डाल दूंगा, आनंद कुमार स्पैम मत कर भाई, डाल दूंगा। सर एमसीक्यू जो आपने लिया है उतना इनफ है, मोर देन इनफ है मेरे। अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो, मैंने रेगुलर स्टूडेंट के 2 फुल टेस्ट लिए, उन 2 फुल टेस्ट में मैंने 30 एमसीक्यू एक्स्ट्रा डाले, जो 300 एमसीक्यू मैंने यूट्यूब पे लिए वो अलग है। तो अगर आपने उतना भी कर लिया है, वो 300 एमसीक्यू जो मैंने करवाए यूट्यूब में, रेगुलर टेस्ट आपने दिया, अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, आपकी एमसीक्यू की तैयारी हो चुकी है, मान के चलो। मेरा जो रेगुलर स्टूडेंट है ना, आप तो टेंशन लेने का ही नहीं, आपको इतना डुबा के पढ़ाया है डेप्थ में कि आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर याद आएगा। हाँ, इंडस्ट्रियल लॉ के जहां पे लिमिट्स है, टाइमिंग है, शायद वहां कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन रिमेनिंग जहां पे ये लिमिट शिमिट नहीं है, आपको अपने आप याद आएगा, आप टेंशन मत लेना उसका। ठीक है, चलिए जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बढ़ चढ़ के इस सुपर 70 में पार्टिसिपेट किया है। मैं फिर से एक बार सबको, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो ना हो, आप मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट हो, आपने क्लासेस कहीं और से लगाई थी, आप सब के लिए मेरी बेस्ट विशेस है। आपका लॉ का एग्जाम और इसके बाद जितने एग्जाम है वो सब बहुत अच्छे जाएंगे। और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, सपोर्ट ग्रुप, वहां पे भी आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, एक कम्युनिटी वहां पे बनी हुई है, वहां पे भी आप एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख बांट सकते हो, तो उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपकी इजाजत से मैं सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूं। मैं बीच बीच में जैसा जैसा आपकी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, कुछ मोटिवेशन लगेगा, कुछ गाइडेंस लगेगा, मैं बीच बीच में यूट्यूब चैनल पे आते रहूंगा। तो कृपा करें, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।